तो इस लेक्चर में हम लोग आज करने जा रहे हैं, पहले तो डेटाबेस स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे, डेटाबेस डिज़ाइन सीखेंगे, एंड देन उसके बाद ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर में हम कैसे पेजेस को बनाते हैं और एक छोटा सा डेमो पेज बना के हम इन दोनों को कनेक्ट भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटाबेस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर हम टेबल्स कैसे बनाते हैं। तो डेटाबेस हम लोग जो अभी क्रिएट करने जा रहे हैं वो हम लोग जा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को मैंने ओपन किया है। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल है मेरे पीसी में, और इसका जो वर्ज़न है 16 है, 2016। तो आप चाहो तो 2014 में भी इसको कर सकते हो, आप चाहो तो 8 में भी कर सकते हो, आप चाहो तो 19 में भी, 18 में भी कर सकते हो। तो बहुत सारे वर्जन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कमांड्स लेवल पे, जो मैं कमांड लेवल पे जो कोड करा रहा हूँ वो सेम कोड आप वहाँ पे यूज़ करोगे। ये मेरा सर्वर का नेम है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में आते हो। इस इन्वायरमेंट के अंदर में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है और यहाँ पे कमांड यूज़र इंटरफेस है। ये जो पार्ट दिख रहा है वो ग्राफिकल यूज़र है, यानी कि कल की डेट में आप चाहो तो यहाँ से भी डेटाबेस बना सकते हो, अपने टेबल्स बना सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा बाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है कमांड यूज़र का इसके लिए, इसलिए क्योंकि कमांड यूज़र के बेस पे ही हम जो डेवलपमेंट की जो हम कोडिंग करेंगे अपने ASP.NET फ्रंट एंड पे, तो वहाँ पे भी हम कमांड बेस्ड ही करेंगे, इसलिए आपका कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब मैंने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक ब्लैंक नोट पैड टाइप का एक शीट ओपन हो गया है। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रही है आपकी, मतलब कर्सर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एंटर सम कमांड्स, राइट। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर क्या है, एसक्यूएल सर्वर अपने आप में एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस सर्वर है जो कि एक क्लाउड पे या ऑनलाइन डेडिकेटेड सर्वर पे इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लाइक इंस्टॉल कर सकते हो, और अपने डेटाबेस को वहाँ पे आप रख सकते हो, स्टोर करा सकते हो, मेंटेन करा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग उसी डेटाबेस को हम लोग क्लाइंट एंड पे बना रहे हैं, लोकल होस्ट पे बना रहे हैं, ठीक है। ये लोकल सर्वर है जो कि मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे मैं डेटाबेस बनाऊँगा। जब मैं किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो मेरा जो मैंने यहाँ पे बनाया है उसे मैं सर्वर पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले एक डेटाबेस अपना बनाएंगे। तो डेटाबेस का जो नाम होता है वो अपने एप्लीकेशन जो आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, उससे रिलेटेड होता है, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपका डेटाबेस कौन सा है, कौन सा डेटाबेस किसके लिए है, और आप अभी किस डेटाबेस पे काम कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट के डेटाबेस पे काम कर रहे हो, ठीक है। सपोज़ कि मैंने एक एप्लीकेशन मुझे बनाना है, चलो मैं फ़ेसबुक की बात करता हूँ। मैं फ़ेसबुक टाइप का मुझे कोई एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया कि इसका एक छोटा सा मॉड्यूल फ़ेसबुक का लॉगिन का, जिसको हम कहते हैं लॉगिन क्रिएट यूज़र फॉरगेट पासवर्ड, जो एक लॉगिन मॉड्यूल होता है उसका, वो हम बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो डेटाबेस का नाम फ़ेसबुक से रिलेटेड होगा थोड़ा सा, है ना। तो मैं कमांड यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जैसे मैंने लिखा फेसबुक, आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो उसको, Facebook_DB, ठीक है। तो दिस इज़ योर डेटाबेस नेम। मेक श्योर कि जो भी डेटाबेस का नेम आप डाल रहे हो ये पहले से नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से कोई डेटाबेस होता है तो वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यहाँ पे होता है, जब आप इसको ओपन करते हो, वो होता है मास्टर, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे मास्टर, यानी कि डिफ़ॉल्ट अभी मास्टर डेटाबेस के अंदर हो आप। तो मैंने क्या किया, ये एक मैंने स्टेटमेंट लिख दी, और स्टेटमेंट को मुझे एग्जीक्यूट कराने के लिए दो तरीके से आप इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। वंस यू क्लिक ऑन दिस बटन, एग्जीक्यूट बटन, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि आपका कमांड कंप्लीट हो गया है। एंड द सेकेंड थिंग कि आप इसको सेलेक्ट करके फंक्शन F5, अगर आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन F5, या नॉर्मली आप F5 क्लिक करोगे तो इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो, राइट। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने फेसबुक ऐप अभी बनाया है, उस फेसबुक ऐप के अंदर, फेसबुक DB के अंदर मुझे टेबल्स बनाने हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन के, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे फेसबुक DB के अंदर आना होगा, ठीक है। तो मुझे उसके अंदर आने के लिए क्या करना होगा, दो तरीके हैं। अगर आप ग्राफिकल में काम करना चाहते हो
तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप फेसबुक डीबी को ऐड कर सकते हो, उसके अंदर आ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेसबुक डीबी के नाम से आपका डेटाबेस बना होगा। ये देखो ये है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप फेसबुक के अंदर नहीं हो, किसी और डेटाबेस के अंदर हो और आपको फेसबुक के अंदर आना है, तो कमांड बेस पे आप लिखोगे यूज़ फेसबुक, जो डेटाबेस का नाम है, _db, एंड उसको सेलेक्ट करोगे और अगेन इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे या फंक्शन F5 या F5 प्रेस करोगे, तो आप देखो आप आ जाओगे इसके अंदर। नाउ इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ। तो मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने दे दिया यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, जहाँ से ब्रैकेट ओपन किया मैंने यहाँ से, और जब फाइनली मेरा जब कॉलम्स मेरे ख़त्म होंगे तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। तो क्रिएट टेबल यूज़र रजिस्ट्रेशन, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है। यूज़र रजिस्ट्रेशन इज़ द नेम ऑफ टेबल, जिसके अंदर मैं सबसे पहला कॉलम बनाने जा रहा हूँ ईमेल आईडी का। तो ईमेल आईडी, ध्यान रखना कभी भी डेटाबेस के बीच में स्पेस नहीं होगा या फिर कभी कॉलम के बीच में स्पेस नहीं होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे ईमेल स्पेस आईडी कर दूँ तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इट शुड बी लाइक दिस एंड इट शुड बी लाइक दिस। अगर आप चाहते हो कि बीच में इसको इस तरह से स्पेस आए तो आप इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, मैंने ले लिया ऐसे। अब मैं असाइन करूँगा जो ईमेल आईडी जो है वो कॉलम है, इस कॉलम की लाइक क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। अब देखो ईमेल आईडी क्या होता है, ईमेल आईडी के अंदर हम लोग वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड करते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं वैर कैर। वैर कैर का मतलब हो गया वेरिएबल एंड कैरेक्टर। और एंड वेरिएबल, अभी मैं आ रहा हूँ उसके, नहीं अभी वैर कैर के बारे में बात करते हैं। जो वैर कैर बेसिकली क्या होता है, ये वेरिएबल और कैरेक्टर होता है। अगर मैंने सपोज़ कर लो वैर कैर 20 ले लिया, तो 20 का मतलब वैर कैर 20 का मतलब हो गया ये सिर्फ 20 कैरेक्टर तक ही लेगा। लेकिन अगर मैंने एन वैर कैर ले लिया तो ये 40 लेगा। मतलब एक बिट जो होता है वो डबल हो जाता है, और जो एन वैर कैर होता है वो डायनामिक होता है, ये स्टैटिक है। मतलब 20 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मैं सिर्फ 20 कैरेक्टर ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैंने सपोज़ कर लो 20 कैरेक्टर की जगह पे मैंने इसमें 18 कैरेक्टर यूज़ कर लिया या 10 कैरेक्टर मैंने यूज़ कर लिया, तो पूरा ऑक्यूपाई करके रखेगा 20 को। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पे एन वैर कैर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये डायनामिक हो जाएगा। अगर मैंने 18 कैरेक्टर यूज़ किया है तो वो 18 को ही रखेगा जो अलॉट किया है, मतलब जो यूज़ किया है, जो अलॉटमेंट है। बाकी जो 2 है वो रिलीज़ करके रखेगा दूसरे के लिए, दूसरे प्रोसेस के लिए। तो ये एन वैर कैर भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें वैर कैर भी यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। अब इस कॉलम को मैं एज अ प्राइमरी की लेना चाहता हूँ तो मैं इसको प्राइमरी की ले सकता हूँ, क्योंकि प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसकी वैल्यू कभी नल नहीं होती है, कभी डुप्लीकेट नहीं होगी और कभी चेंज नहीं होगी। एक यूनिक की ऐसा लेते हैं ताकि मैं पूरे टेबल में से, पूरे टेबल को कि एक किसी एक रो को अब मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैं एक प्राइमरी की उसमें रखूँगा, जिसके थ्रू मैं उस टेबल के सारे कॉलम को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा जो इग्नू में इनरोलमेंट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, तुम्हारी प्राइमरी की है, वो किसी भी केस में नल नहीं हो सकती। जब तुम एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तब भी उसको डालना ज़रूरी है, तब तुम फीस जमा करते हो तब भी डालना ज़रूरी है। अगर तुम कोई अपडेशन कराना चाहते हो कि तुम्हारा स्टडी सेंटर चेंज करना है या तुम्हारे कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो भी तुम्हारी इनरोलमेंट नंबर ज़रूरी होगी, है ना। अगर तुम कुछ पार्ट को डिलीट कराना चाहते हो, वहाँ से हटाना चाहते हो, तब भी तुम्हारी इनरोलमेंट नंबर ज़रूरी होगी। और तुम्हारे इनरोलमेंट नंबर का कोई दूसरा इनरोलमेंट नंबर नहीं आ सकता है। तो ये क्या हो गया, तो प्राइमरी की हो गई, मतलब इसकी वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती, कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ईमेल आईडी मैंने ले लिया एन वैर कैर और प्राइमरी की। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ पासवर्ड, मैंने दूसरा कॉलम ले लिया पासवर्ड, और पासवर्ड को मैं लेता हूँ वैर कैर। अब ये वैर कैर क्या हो गया, मतलब अगर मैंने वैर कैर 10 करेक्टर लिया है तो ये सिर्फ 10 करेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं उसमें 5 करेक्टर भी या 8 करेक्टर भी लेता हूँ तो वो पूरा का पूरा 10 होल्ड करके रखेगा। और एन वैर कैर में क्या था, जितना मैं यूज़ करूँगा उतना यूज़ करेगा, बाकी को रिलीज़ करके रखेगा। फिर मैं तीसरा कॉलम यहाँ पे लेता हूँ नेम। नेम में मैंने ले लिया वैर कैर, नेम में मैंने ले लिया 25 करेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ मोबाइल नंबर आ जाए तो मैंने ले लिया मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, मोबाइल NO कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वैर कैर। वैर कैर मैं इसलिए ले रहा हूँ, कभी कभी मोबाइल नंबर के अंदर क्या होता है कि आपके जो नंबर होते हैं उसमें +91 हम ऐड करते हैं।
ठीक है। तो उस केस में हम उसको वैर कैर ले रहे हैं ताकि मेरा नंबर, अगर हम इंटीजर लेते हैं तो 8 कैरेक्टर तक लेगा, तो मुझे कम से कम 10 कैरेक्टर चाहिए इसके अंदर में, और प्लस हम चाहते हैं कि इसके अंदर में +91 भी ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे वैर कैर ले लेंगे। अब फाइनली मेरे को और कोई कॉलम नहीं चाहिए तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, यानी कि ब्रैकेट देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ क्लोज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्टेटमेंट है, पूरी स्टेटमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद वापस एग्जीक्यूट वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, देखो नीचे मैसेज आ जाएगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स कि ये कमांड जो मैंने लिखा था वो एग्जीक्यूट कर गया है। अब मैं इसके अंदर में और जो स्टेटमेंट्स हैं मेरी, मैं चला सकता हूँ। तो एक बार मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट को वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं पहला स्टेटमेंट आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। टेबल को क्रिएट करने के बाद हम टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहे हैं। एक टेबल में एक नया रो इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, इंसर्ट का कमांड, इंसर्ट इनटू क्या, किसके अंदर में, टेबल का नाम क्या है मेरा, यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी लिखा मैंने इंसर्ट करो इनटू किसके अंदर में, यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंदर में। और क्या इंसर्ट करना है, तो मुझे वैल्यूज़ इंसर्ट करना है जी। तो मैं यहाँ लिखूँगा वैल्यूज़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ डालनी होती है। कौन सी वैल्यूज़, जो मेरे कॉलम की वैल्यूज़ है। सपोज सबसे पहला है ईमेल आईडी, तो मैं ईमेल आईडी डालूंगा। अब वैल्यू डालने का क्या तरीका है, आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर में, जब भी जो भी कॉलम आपने स्पेसिफाई किया है, बनाया है, अगर उस कॉलम के अंदर में कैर आ रहा है, CHAR कैर, ठीक है, अगर वो कैर आ रहा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सिंगल कोड में जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी, अदरवाइज़ बिना सिंगल कोड के जाएगी, ठीक है। तो देखो वैर कैर हो गया, एन वैर कैर हो गया, कैर हो गया, ये 3 ऐसे आपको डेटा टाइप्स हैं। जब भी आप उसकी वैल्यू पास करोगे, एक डेट टाइप, डेट भी अगर आपको ऐड करना होगा तो आपको सिंगल कोड में ऐड करना होगा। तो एन वैर कैर, वैर कैर और डेट टाइम, ये जब भी आप इसको, जब भी डेटा टाइप इस तरह का कोई डेटा टाइप होगा तो उसकी वैल्यू आपकी सिंगल कोड में जाएगी। अब जैसे हमारे पास ईमेल आईडी है तो मैंने इसमें सिंगल कोड जाएगी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, a@gmail.com, एक मैंने ईमेल आईडी ले ली, ठीक है। ये पहला क्या हो गया, पहली वैल्यू हो गई ईमेल आईडी की। पासवर्ड मुझे चाहिए, मैंने ले लिया पासवर्ड a@123, पासवर्ड ले लिया मैंने, फिर कॉमा लिया, फिर अगेन वैर कैर है तो मैंने नेम ले लिया, नेम मैंने ले लिया यहाँ पे विक्की, ठीक है। और उसके बाद मुझे ईमेल मोबाइल नंबर लेना है तो मैंने ले लिया यहाँ पे +91 और मैंने एक मोबाइल नंबर ले लिया, ठीक है। तो ये मेरी पूरी कॉलम हो गई, जो वैल्यूज़ हो गई उस कॉलम के रिस्पेक्ट में। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे रो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे अगेन इस एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा नीचे एक मैसेज आ जाएगा, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक टेबल के अंदर में एक रो अफेक्टेड हो गया, मतलब टेबल के अंदर में एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है मेरी, ठीक है। अब मैं उसकी वैल्यू को देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या स्टोर किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है यूज़र रजिस्ट्रेशन। अगर मैं ऐसे करके सेलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो नीचे मैंने एक रो जो अभी इंसर्ट कराई थी वो आ गई, ईमेल आईडी a@gmail.com, मेरा पासवर्ड आ गया, नेम आ गया और मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं, देखो एक तो तरीका ये हो गया सिलेक्ट करने का। अब जैसे मान लो सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए या आपको एक पर्टिकुलर रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और वैल्यू इंसर्ट करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक b नाम से एक वैल्यू इंसर्ट कराया, b@gmail.com। हाँ, ये ध्यान रखना, कभी भी आपकी जो एक ईमेल आईडी आपने स्टोर कराई a@gmail.com, तो वो दोबारा कभी भी स्टोर नहीं होगी क्योंकि आपका वो प्राइमरी की है। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ अजय, और अजय का एक नंबर, मोबाइल नंबर भी मैं स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। तो एक नया रो मैंने इंसर्ट करा दिया। तो यानी कि टेबल में अब मेरे पास 2 रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वाला स्टेटमेंट दोबारा रन कराऊंगा तो यहाँ पे देखो 2 रो आ रहे हैं, a@gmail.com, b@gmail.com, दोनों यूनिक है इसलिए आ रहा है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा सेलेक्ट करके इसको रन करा दूँ तो देखो क्या एरर मैसेज आएगा। ये मेरा एरर मैसेज आ रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट, प्राइमरी की PK यूज़र रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी इंसर्टेड, ठीक है। क्यों नहीं इंसर्टेड,
इंसर्टेड क्यों नहीं हो रहा है? डुप्लीकेट कीज ऑब्जेक्ट डेटाबेस, डुप्लीकेट कीज वैल्यूज इज इन b@gmail.com। ये कह रहा है b@gmail.com जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इस वजह से मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी कि एक रो आपका जो अगर इंसर्टेड है तो सेम रो सेम नाम का नहीं हो सकता। जैसे कि आपका इनरोलमेंट नंबर है, एक बार असाइन हो चुका है, दोबारा नहीं हो सकता। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया जो कि सिलेक्टिव के स्टार के लिए है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सारी वैल्यू नहीं चाहिए, जैसे कि देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपकी आ रही है। मैं चाहता हूँ सारी वैल्यूज़ ना आए, मुझे पर्टिकुलर कॉलम चाहिए। तो पर्टिकुलर कॉलम को स्टार की जगह आप लिख सकते हो। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए और मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, सारे का मुझे नेम चाहिए और उसका मोबाइल नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेम और मोबाइल नंबर फ्रॉम यूज़र। तो क्या होगा, सिर्फ नेम और मोबाइल नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नेम और मोबाइल नंबर चाहिए किसका, किसी एक बंदे का जिसका यूज़र आईडी ये है, जिसका ईमेल आईडी ये है, मुझे पर्टिकुलर उसी बंदे का चाहिए। यहाँ तो 2 रिटर्न हो रहा है, मुझे अजय का चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं सीधा वेयर लगा सकता हूँ, वेयर नेम इज इक्वल टू अजय। तो मुझे अजय का क्या चाहिए, अजय का मुझे नेम भी चाहिए, और चलो नेम तो मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ, मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए और मुझे उसका क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दूसरा कॉलम लिख दिया पासवर्ड। तो मुझे अजय का क्या चाहिए, नेम और मोबाइल नंबर, सॉरी पासवर्ड और मोबाइल नंबर। तो मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। देखो अजय का यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। लेकिन क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है कि अजय हो सकता है आपके टेबल में बहुत सारे हों, तो कभी भी आप नेम से अगर आप करोगे तो बहुत सारे जितने भी अजय होंगे वो सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ करोगे। यानी कि यहाँ पे नेम की जगह पे मैं अगर प्राइमरी की यूज़ करूँगा तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यू लेगा। अभी तो फिलहाल हमारी टेबल में एक ही अजय है तो एक ही रिटर्न कर रहा है, हो सकता है एक से ज़्यादा अजय हो तो एक से ज़्यादा रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उस केस में आप ईमेल आईडी के बिहाफ पे वैल्यू को अगर सर्च करते हो तो आपकी यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको। जैसे मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू, तो b@ मैं लिखता हूँ b@gmail.com। तो यहाँ पे इस केस में क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा यूनिक वैल्यू को। तो वैसे तुम चाहो तो किसी के भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूट किया मैंने, देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई जिसकी ईमेल आईडी ये है। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से सर्च कर सकते हो। तो ये आपका हो गया सेलेक्ट की स्टेटमेंट कहते हैं इसको हम। अब मैं चाहता हूँ अपडेट कराना। अपडेट मैं क्या कराना चाहता हूँ, तो अपडेट मैं चाहता हूँ उसका पासवर्ड अपडेट हो जाए। कभी भी उसका ईमेल आईडी अपडेट नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ईमेल आईडी कैन नॉट बी चेंज, है ना। तो कैन नॉट बी चेंज मतलब अपडेट नहीं कर सकते हो आप। अपडेट आप किसको कर सकते हो, आप पासवर्ड को कर सकते हो, नेम को कर सकते हो, मोबाइल नंबर को कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपडेट करने के लिए आपको क्लाउज लगाना पड़ेगा, वेयर क्लाउज लगाना पड़ेगा कि किसको अपडेट करना चाहते हो। अगर आपने सपोज कर लो अपडेट में आपने ये नहीं लिखा कि किसको अपडेट करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपडेट पूरे के पूरे टेबल पे परफॉर्म कर देगा। यानी जितने टेबल में जितने भी रो हैं सबका सेम कर देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अपडेट जब भी करोगे तो अपडेट क्लाउज के साथ में करोगे। तो मैंने लिखा अपडेट किसका, टेबल का नाम क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन। मैंने किया अपडेट यूज़र रजिस्ट्रेशन सेट। सेट मतलब क्या, जिसको मैं सेट करना चाहता हूँ, यानी जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ उसको लिखोगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं पासवर्ड अपडेट करना चाहता हूँ। पासवर्ड क्या अपडेट करना चाहता हूँ, जो मुझे अपडेट करना है मुझे वो लिखना है। ठीक है, अब मैं अजय का जो पासवर्ड है मैं रखना चाहता हूँ Ajay@123। अजय का जो पासवर्ड है, जो इस टाइम पे अजय का पासवर्ड देखो क्या है, अजय का पासवर्ड जो है वो है b@123। जो मेरी वैल्यूज़ हैं ये वाली, देखो ये अजय से मैंने रिट्रीव किया था। तो मैं चाहता हूँ कि अजय का पासवर्ड चेंज हो जाए, जो कि Ajay@123 हो जाए, ये उसका पासवर्ड हो जाए। दूसरा, मैं उसका मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उसका कॉलम का नाम लिखूँगा मोबाइल नंबर इज़ इक्वल टू, मोबाइल नंबर में उसका मोबाइल नंबर इस टाइम पे 999 करके है प्लस 91। तो मैं इसका नंबर चेंज करना चाहता हूँ कि उसका नंबर हो जाए 8742996464, ये हो जाए। तो मैंने ये कर दिया। अब मैं सिर्फ यहाँ तक लिख कर अगर इसको रन कराता हूँ तो वो क्या करेगा, इंटायर टेबल के अंदर में सबके पासवर्ड और नेम चेंज कर देगा। सबका पासवर्ड यही कर देगा और मोबाइल नंबर भी यही कर देगा। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ पर्टिकुलर एक कॉलम में करना है, अजय का करना है। तो अजय का
जो ईमेल आईडी है वो क्या है, b@gmail.com। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर का क्लाउज लिखेंगे, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू b@gmail.com। ठीक है, ये आप लिखोगे। लिखने के बाद इसे पूरा सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कराओगे। जब एग्जीक्यूट कराओगे यहाँ मैसेज आएगा 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि जो पहले अजय का जो पासवर्ड था, नेम था, जो उसका बी का था ना, हाँ बी का, तो बी का देखो पहले क्या था, अब चेंज हो चुका है। अगर मैं उसका यहाँ पे लिखना चाहूँ उसका मोबाइल नंबर और ये देखना चाहूँगा, इस स्टेटमेंट को मैं सेलेक्ट करके रन कराता हूँ तो देखो क्या रिटर्न आ रहा है, Ajay@123, और उसका देखो मोबाइल नंबर चेंज हो गया, जो पहले 999 करके था अब वो 87 हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका अपडेट का। अब उसके बाद हम आते हैं डिलीट स्टेटमेंट पे। डिलीट स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, हम रो को, अब यहाँ पे क्या हुआ, अपडेट में क्या करोगे, अपडेट में एग्जिस्टिंग कॉलम, जो एग्जिस्टिंग रो है जिसके अंदर में आप कॉलम की वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हो और आप पूरा रो को अपडेट कर सकते हो, एक्सेप्ट ईमेल जो उसकी प्राइमरी की है ना। डिलीट में क्या करना है, डिलीट में आप जो एग्जिस्टिंग रो हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको हमारे पास कितने रो हैं इस टाइम पे। तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास कितने रो हैं इस टाइम पे, तो मेरे पास में यहाँ पे 2 रो हैं। ठीक है, अब इसमें से एक पर्टिकुलर एक रो को मुझे डिलीट करना है। सपोज़ करो मुझे इसको अजय वाले को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मुझे यहाँ लिखना होगा डिलीट यूज़र रजिस्ट्रेशन, जो टेबल का नाम है, और साथ में मैं लिखूँगा वेयर क्या, ईमेल आईडी। अब जब भी हमें डिलीट करना होगा तो मैं ईमेल आईडी के बिहाफ पे डिलीट करूँगा। ठीक है, अगर मैंने सपोज़ कर लो नेम के बिहाफ पे डिलीट किया, हो सकता है अजय के नाम से बहुत सारे लोग हों, सबको डिलीट कर देगा। अगर मैंने मोबाइल नंबर के बिहाफ पे डिलीट किया, हो सकता है कि एक ही घर के अंदर में 2 बच्चे रहते हों, है ना, और दोनों का मोबाइल नंबर सेम हो, तो वो दोनों को डिलीट कर देगा। तो ध्यान रखना है, जब भी हम डिलीट ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो हम उसके प्राइमरी की के बिहाफ पे करते हैं। तो डिलीट यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू, जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बी वाले का डिलीट हो जाए, तो बी वाले का मैं ईमेल आईडी लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके रन कराऊँगा। जब मैं इसे रन कराऊँगा तो देखोगे 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक पूरा रो अफेक्टेड हो चुका है इसके अंदर में। अगर मैं अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, a@gmail.com। ठीक है, यानी आपकी रिकॉर्ड डिलीट हो चुकी है। ये 4 कमांड है आपके पास में, जिसको मैंने आपको बताया, एक इंसर्ट का, सेलेक्ट का, डिलीट का और अपडेट का। ये 4 जो कमांड है, इस पर पूरा ग्लोब चल रहा है, पूरी दुनिया जो है, पूरे एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं, ये चारों स्टेटमेंट पे ही चलते हैं। चाहे आप किसी की बात कर लो, फेसबुक में जब जाते हो, लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो लॉगिन पे जो कोड चल रहा है, जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, वह क्या लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, सेलेक्ट का। वहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड फ्रॉम टेबल नेम, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। या लिखा होगा वहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जो यूज़र रजिस्ट्रेशन टेबल होगा, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ पे फेसबुक में जाते हो, कोई पोस्ट को ऐड करते हो, तो वहाँ पे इंसर्ट की कोडिंग चल रही है। कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन को, पासवर्ड को अपडेट करना है, तो वहाँ पे कौन सी कोडिंग चल रही है, अपडेट की कोडिंग चल रही है। आपको कोई ब्लॉग कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे कमेंट, उसको डिलीट करना है, तो कौन सी कोडिंग चल रही है, डिलीट की। तो जो भी कोई भी आप एप्लीकेशन देखो, उसके अंदर में ये चारों कोडिंग ही चलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। यानी CRUD का मतलब, C का मतलब होता है क्रिएट करना, यानी इंसर्ट हो गया। R का मतलब होता है रीड करना, मतलब सेलेक्ट हो गया। U का मतलब होता है अपडेट करना, मतलब अपडेट हो गया। और D का मतलब डिलीट करना, मीन्स यहाँ पे डिलीशन, यानी कि वैल्यू को हटा देना। तो ये 4 स्टेटमेंट आपकी इस तरह से परफॉर्म करेंगी। तो मैंने आपको बताया अभी कि कैसे टेबल बनाते हैं और कैसे उसके अंदर में हम इस तरह से ऑपरेशन मेंटेन कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया है वो आपको ये COI पे बताया है। अब कमांड में भी आप इसको अगर आप देखना चाहते हो तो कमांड में इस तरह से ऑब्जेक्ट ब्राउज़र को ओपन कर लोगे। अब देखो जो तुमने अभी डेटाबेस बनाया था, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करो। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे उस नाम का डेटाबेस यहाँ पे तुम्हें शो होगा, जो फेसबुक DB के नाम से है। वो देखो ये वाला आ गया। अब इसको जो एक्सप्लोर करोगे तो देखो टेबल आ गया।
टेबल को एक्सप्लोर करोगे तो देखो यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से आ गया। DBO का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट डॉट, ये अपने हिसाब से लेता है ये DBO को, डॉट यूज़र रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आप कॉलम को क्लिक करोगे, देखो सारे कॉलम दिख रहे हैं आपके। ईमेल आईडी जो कि की का साइन है, इसका मतलब ये प्राइमरी की है। और ये nvarchar है, उसका देखो साइज़ भी बता रहा है। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो ताकि आप इसको देख पाओ। देखो यहाँ पे दिखा रहा है प्राइमरी की nvarchar नॉट नल, मतलब इसकी वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती। ये पासवर्ड है, ये नल हो सकता है इसलिए नल लिखा हुआ है। ये नेम है, varchar है, नल हो सकता है इसलिए नल लिखा हुआ है। इसको हम चाहें तो अलाउ नॉट नल भी लगा सकते थे, बट हमने इसको नहीं लगाया फ़िलहाल अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफिकल में देख सकते हो। अगर आप चाहो कि अपनी स्टेटमेंट के थ्रू इसको भी देखना, लाइक इस स्टेटमेंट को भी, लाइक जैसे आपने अपनी सेलेक्ट वगैरह देखा था, तो यहाँ से आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं बोल रहा था मोबाइल नंबर मुझे नल नहीं कराना है तो जब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं ना, तो यहाँ पे नॉट नल लिखना है आपको। यहाँ पे जब हम क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे नॉट नल लिखना है इस तरह से, नॉट नल। जिसको भी आप चाहते हो उसके आगे यहाँ पे नॉट नल लिख दोगे तो वो कभी भी नल नहीं लेगा। ठीक है, क्रिएट के टाइम पे जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से नॉट नल लिखना पड़ेगा, तो ये नॉट नल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, नल वैल्यू लेता है। चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मैं आपको बता रहा था अभी कि अब यूज़र रजिस्ट्रेशन है, इसके अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट टॉप 1000 रोज़ आ रहा है। अब इस पर क्लिक करोगे तो देखो एक नई विंडो खुल जाएगी और आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इसकी वैल्यू आ गई। एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में सपोज कर लो कुछ चेंजेस करने हैं, अपडेट करने हैं, उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एडिट टॉप 200 रोज़ पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। जैसे मैं कोई वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ, मैंने लिखा b@gmail.com, एक नई वैल्यू मैं डाल रहा हूँ। पासवर्ड मैंने डाल दिया 111, नेम मैंने डाल दिया राहुल, और मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 91। ठीक है, इस तरह से आप रो को भी इंसर्ट कर सकते हो और किसी चीज़ को चेंज करना है आपको, यहाँ सपोज विकी कुमार करना है साथ में, आप यहाँ पे विकी कुमार कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपने किया, ये जो आपने लिखा है वो चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, मैं अपने वाले क्वेरी पे आता हूँ जो मैंने क्वेरी लिखी थी, और उस क्वेरी पे आके अब मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल को रन कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मैंने विकी को विकी कुमार कर दिया था तो देखो चेंज हो गया, और बी का रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया था, वो आ गया। उसका पासवर्ड f@123 आ रहा है, राहुल आ रहा है, उसका ईमेल आईडी आ रही है, मतलब उसका मोबाइल नंबर आ रहा है। नहीं कि आपके पास दो तरीके हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, बट अभी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो है ना कोड के थ्रू ही करो, क्योंकि आप इस तरह से कोड बहुत सारे टेबल्स को बनाओगे। खुद से कोई एग्जांपल लेकर कुछ टेबल्स बनाओ, जैसे स्कूल के बच्चों का हो गया, क्लासरूम का हो गया, स्कूल में एडमिशन का हो गया, या फ़ीस का हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे टेबल्स आप बना सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर को बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बैक एंड वर्क है। अब हम थोड़ा सा फ्रंट एंड वर्क में आते हैं। फ्रंट एंड वर्क में क्या करेंगे, जो हमारा ASP.NET एप्लीकेशन है उसके बारे में हम उसमें वहाँ पे पेजेस बनाना सीखेंगे अभी, और हम इन दोनों को कनेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एस्को सर्वर का पार्ट था जिसके अंदर में हम लोगों ने किया। अब हम लोग आते हैं फ्रंट एंड ASP.NET में। तो यहाँ से हम, मेरे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है 2019, तो मैंने विजुअल स्टूडियो 2019 ओपन किया। जैसा कि मैंने डेटाबेस बनाया था फेसबुक DB, तो मैं जो एप्लीकेशन अभी डेवलप करने जा रहा हूँ वो मैं फेसबुक के नाम का रखता हूँ मैं, ताकि मेरा एप्लीकेशन उसके साथ में मर्ज हो सके। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, क्योंकि मैं एक नया एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया। क्रिएट के बाद मुझे क्या करना है, जो मुझे एप्लीकेशन डेवलप करना है वो मुझे .NET फ्रेमवर्क के थ्रू करना है। तो .NET फ्रेमवर्क के थ्रू एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जस्ट मिनट, तो
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ASP.NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करना है, यानी ASP.NET फ्रेमवर्क, इस मॉड्यूल को आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपको देखो रिसेंट प्रोजेक्ट में भी मेरे पास टेम्पलेट में आ रहा है ये वाला। अगर आपकी सपोज़ आपके पास नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे टाइप करोगे ASP.NET और यहाँ पे सेलेक्ट करके आप देखोगे तो आपके पास में बहुत सारे आएंगे। देखो यहाँ पे कोर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ASP.NET वेब, लेकिन ये आ रहा है किसके अंदर, विजुअल बेसिक में। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैं बोल रहा था मैंने विजुअल स्टूडियो 2012 इंस्टॉल करा था। 2012 में भी कर सकते हो, बट अभी आपके पास एक काम करो ना, इसको वो कर लो ना, अपग्रेड कर लो इसको 2019 में। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे जाते हो, अपना जो आपका ब्राउज़र है, आपके पास क्रोम है तो क्रोम में जाना, यहाँ से यहाँ पे टाइप करना डाउनलोड विजुअल स्टूडियो 2019। अभी तो हमारे पास 22 आ चुका है, 2022 आ चुका है मार्केट में। आप काफ़ी पुराना यूज़ कर रहे हो अभी। देखो यहाँ पे 2022 आ चुका है। अभी आपको जो है ये वाला इंस्टॉल कर लेना, जो आपको दिख रहा है विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी फ्री डाउनलोड। यहाँ पे क्लिक करोगे और उसमें से सिर्फ आपको ASP.NET कंपोनेंट पे टिक करके आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको प्रोफेशनल नहीं डाउनलोड करना है, इंटरप्राइज नहीं डाउनलोड करना है, आपको ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो 2019। इस पर आप क्लिक करोगे, एक EXE फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, फिर इंस्टॉल होने लगेगा। एक विंडो ओपन होकर आएगा जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। उसमें सबसे पहला वाला कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, इसका नाम है ASP.NET। बाकी सारे को छोड़ देना। अराउंड 4 to 5 GB का होगा ये, और इसे नेट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसे आप जब ओपन करोगे तो फर्स्ट स्क्रीन आपको इस तरह से दिखेगा, जो मैंने आपको दिखाया। सर वो तीनों वर्जन में डिफरेंस क्या है सर? सबके नए नए अलग अलग वर्जन हैं। जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि विजुअल स्टूडियो का जो जनरेशन मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहले जो आया था 2000 आया था, 2002, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 10। हाँ, एडिशन सर, एडिशन वो प्रोफेशनल एंटरप्राइजेज और अगर हम कंपनी के साथ में काम करेंगे तो मुझे प्रोफेशनल और एंटरप्राइज लेने की ज़रूरत है। अगर आप सपोज़ कर लो आप फ्रीलांसर जॉब कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़ करता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ और ये यूज़ करता हूँ। मेरे पास ये, मैं अपना जो प्रोडक्ट बनाऊँगा, मैं इस पर अगर बना के अगर मैंने अब डिप्लॉय कर दिया तो वो एक क्राइम हो जाएगा। कम्युनिटी सिर्फ उसको लिए दिया जाता है जो कि डेवलपर्स होते हैं। प्रोफेशनल के लिए मतलब प्रोफेशनल लोगों के लिए यूज़ करने के लिए बनाई जाती है। और एंटरप्राइज मैंने अब बनाने के बाद किसी को एंड यूज़र में जाके इसे इंस्टॉल करना है, एक टीम वर्क पे काम करना है, तो मुझे ये वाला प्रोफेशनल या ये लेना पड़ेगा। तो ये परचेज होता है, इसे मुझे परचेज़ करना पड़ता है। ये आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आपका ओपन सोर्स है और आपका इसके लिए है जो स्टूडेंट लेवल पे होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, दोनों में सेम वर्क है, दोनों में सेम काम होता है, लेकिन इसके साथ आपका लाइसेंस क्रिएट नहीं होता है, इसके साथ आपका लाइसेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये डाउनलोड करना है। सेम चीज़ इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये उनके लिए है जो कंपनीज़ में काम करते हैं, जबकि जो अर्निंग के लिए बना रहे हैं। आप पढ़ने के लिए बना रहे हो तो आपको फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो सेम चीज़ ही डाउनलोड होगा, लेकिन आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अराउंड 70 to 80,000 रुपीज़ आपका एसक्यूएल सर्वर और ये विजुअल स्टूडियो का होता है। तो गो फॉर दिस ओनली। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन आपका ये आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे ये वाला जो ऑप्शन है ये उनके लिए है, जैसे हम कोई फोल्डर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं या फिर भी हम गिटहब पे काम करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, और ये जो आपका बना होता है ये आपका रीसेंट प्रोजेक्ट है, जो हम लोगों ने काम किया हुआ है, वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू के बाद आपको यहाँ पे ASP.NET को सर्च करना है। यहाँ पे ASP.NET को सर्च करना है। अब उसके बाद आपको देखो यहाँ पे ASP.NET के साथ में यहाँ पे C# आ रहा है कोर, फिर ASP.NET के साथ आपका विजुअल बेसिक आ रहा है। आपको विजुअल बेसिक को नहीं लेना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ASP.NET एंटिटी फ्रेमवर्क। देखो ये वाला
ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क C#। अब C# के साथ अगर आप एप्लीकेशन को डेवलप करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप विंडोज़, क्लाउड और वेब पे बना सकते हो। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है C# के थ्रू विंडोज़ एप्लीकेशन भी डेवलप करेगा, क्लाउड पे भी बनाएगा और वेब पे भी बनाएगा। तो इस वाले मॉड्यूल को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया FB Facebook_ ऐप। फेसबुक का मैं एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, मैंने इसका नाम ले लिया। जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम लेते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लोकल सर्वर में लोकेशन आपका ये है C ड्राइव यूज़र लेनोवो, मतलब आपका जो PC का नाम है उसके अंदर में रिपोज के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा सोर्स के अंदर में, वहाँ पे बनता है। अगर आप चाहो तो इसका डेस्टिनेशन यहाँ से चेंज करके CDE कहीं और भी रख सकते हो। कोई भी एक अपना एक फ़ोल्डर बना लो, वहाँ पे आप उसको लोकेशन को रख सकते हो। जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है वही आपका सोल्यूशन का नाम होता है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन एक SLN 1 MB की फ़ाइल होती है, सॉरी 1 KB की फ़ाइल होती है। वो पूरे इंटायर एप्लीकेशन के जितने भी पेजेस होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उसको बाइंड अप करके रखती है। अगर आप सोल्यूशन को पे डबल क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को वो कॉल कर देती है। तो जो सोल्यूशन का नाम होगा, जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वही सोल्यूशन का नाम होता है। जो कि आप चाहो तो सेम फोल्डर में आप स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो प्लेस सोल्यूशन एंड फोल्डर इन अ सेम डायरेक्टरी, ठीक है, एक ही डायरेक्टरी के अंदर में दोनों होंगे, ठीक है। और अगर आप इसको हटा देते हो तो ये दूसरे डायरेक्टरी में सेम नेम से होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो क्रिएट पे। क्रिएट के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास। सबसे पहले आ रहा है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है एक पूरा का पूरा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे आप एक स्क्रैच लेवल पे बनाओगे। एक होता है वेब फॉर्म, मतलब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वेब फॉर्म्स मिलेंगे, वो वेब फॉर्म्स को देख के आप बनाओगे। उसके बाद आता है MVC यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद आता है वेब API। MVC मतलब हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर। उसके बाद होता है वेब API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एक सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन लाइक गूगल जो है आपका एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है जहाँ पे आप सारे काम करते हो। जो google.com आप ओपन करते हो वो एक ही पेज होता है ना, आप कुछ भी करो उसके अंदर में वो एक ही पेज खुलता है। तो उस तरह के एप्लीकेशन को भी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एम्प्टी पे आता हूँ। एम्प्टी लेवल पे हम स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी पे मैंने क्लिक किया और करने के बाद यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक करा। तो क्या करेगा, FB ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन को, एम्प्टी एप्लीकेशन को ASP.NET आर्किटेक्चर के बेस पे, जिसमें C# विंडोज़ एप्लीकेशन, क्लाउड और वेब में बना सकता हूँ, वो एक ओपन कर रहा है अभी। बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोल्डर वहाँ पे क्रिएट कर देगा हमारे नाम से, जो मैंने बनाया था FB ऐप के नाम से। कहाँ पे, सोर्स के अंदर रिपोज नाम के फ़ोल्डर के अंदर में। और वहाँ पे आपके इस एप्लीकेशन को जो प्राइमरी लेवल पे है, जो मैंने स्क्रैच लेवल पे बनाया यानी कि एम्प्टी बनाई है, यहाँ पे कोई फाइल नहीं होगी आपकी, वो ओपन करके दे देगा। नाउ उसके अंदर में जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं पेजेस को हम लेंगे, डेटाबेस को लेंगे, जो हम चाहते हैं वो हम वहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं। तो देखो अब ये ओपन होने जा रहा है, ये फाइनली लोड हो रहा है। जो रिसोर्सेज उनको कॉल करनी थी उन्होंने कॉल कर दिया है। कॉल करने के बाद फाइनली मेरे पास एक एप्लीकेशन लोड हो गया है। देखो ऊपर एप्लीकेशन का नाम आ रहा है FB ऐप और यहाँ पे दिख रहा है आपको ओवरव्यू पेज है। आप इसे क्लोज कर सकते हो, यहाँ से क्लोज कर दो। और यहाँ देखो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देखो आपके पास कुछ ज़्यादा फाइल नज़र नहीं आ रही है आपको। एक प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल है, एक रेफरेंसेस हैं, एक पैकेज कन्फिग है, एक वेब कन्फिग है। इसको आप चाहो तो यहाँ से फिक्स भी कर सकते हो क्लिक करके, और चाहो तो इसको ऑटो हाइड कर सकते हो। ऑटो हाइड मतलब जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है आप कर्सर का पॉइंटर रखोगे, अपने आप ये आ जाएगा। हाँ हाँ बोलो। सर वो पैकेज कॉन्फ़िग क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको इसके बारे में, विंडो के बारे में पहले पूरा बता दूँ। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ हैं। देखो एक यहाँ पे विंडो आ रहा है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर क्या करता है, आपके एप्लीकेशन के अंदर में जितने भी सर्वर हैं वो सर्वर को आपको कनेक्ट करता है। यहाँ पे चाहो तो आप अज्योर सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जो आपका एसक्यूएल सर्वर में मैंने जो डेटाबेस अभी बनाया था, आप उस डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको, अगर आप डेटाबेस को जो अभी आपने बनाया था, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं TSQL यानी कि ट्रांजेक्शन एसक्यूएल। आप अभी जो हम लोगों ने अभी काम किया था एसक्यूएल सर्वर में, उसको आप फाइनली यहाँ पे कॉल कर सकते हो। यानी कि डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने के लिए या कुछ नया टेबल को क्रिएट करने के लिए, एप्लीकेशन की वैल्यू को देखने के लिए आपको एसक्यूएल सर्वर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको हम कहते हैं सर्वर एक्सप्लोरर। उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड कनेक्शन पे क्लिक करोगे। ऐड कनेक्शन को जैसे आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास कनेक्शन का आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्वर का नेम देना है। सर्वर का नेम कौन सा,
जो आपने जिस सर्वर में आपने अभी एप्लीकेशन को डेवलप किया है। तो यहाँ पे जाओगे अपने एसक्यूएल सर्वर में और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे। कनेक्ट पे जब क्लिक करोगे देखो ये सर्वर का नेम आ रहा है, यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी कर लेने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद जो ऑथेंटिकेशन मोड पूछ रहा है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, विंडोज़ ही रहने देना। और यहाँ पे जाके उस सर्वर उस डेटाबेस को लेना, पिक करना जो आपने बनाया है। तो मैंने कौन सा बनाया था, FBDB के नाम से बनाया था मैंने, FBDB नहीं, फेसबुक DB के नाम से बनाया था। तो यहाँ से हम फेसबुक DB को सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करोगे, एक मैसेज आएगा डेटा कनेक्टेड, ओके कर देना। और जैसे ओके करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास में एक नोड आ जाएगा लेनोवो एक्सप्रेस फेसबुक DB के नाम से। और इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो तुम यहाँ पे देखोगे कि तुम्हारे जो टेबल्स हमने वहाँ बनाए थे वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम लोग TSQL कहते हैं, ट्रांजेक्शन SQL कहते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू भी देख सकता हूँ। अगर मैं इस टेबल पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ओपन टेबल विथ डेफिनेशन और शो टेबल डेटा, तो मैं शो टेबल डेटा जैसे करूँगा तो मैं अपने टेबल की वैल्यू जो मैंने वहाँ पे स्टोर कराई थी SQL सर्वर में वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। देखो मेरी वैल्यूज़ भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। तो दिस विंडो इज़ कॉल्ड सर्वर एक्सप्लोरर। यहाँ पे सर्वर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन अज्यूर सर्वर हो या फिर आपका ऑफलाइन डेटाबेस सर्वर हो। उसके बाद देखो नीचे एक आ रहा है विंडो, उसको कहते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स का मतलब क्या होता है, तो टूल्स, यहाँ पे जितने भी बटन्स होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, वो सारी टूल्स के अंदर आती हैं। जितने भी आपके पास बटन्स होंगे जो पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए सारी चीज़ें आती हैं वो टूल्स के अंदर आती हैं। तो ये टूल बॉक्स आएगा। अभी मेरे पास कोई पेजेस नहीं है तो मैं आपको टूल्स अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे विजिबल भी नहीं है। तो एक बार हम टेबल लाइक फॉर्म एक ऐड करेंगे तब हम टूल्स को देखेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड टूल बॉक्स विंडो। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो है। प्रॉपर्टीज़ फॉर विंडो मतलब क्या, जो भी आपके पास फॉर्म अवेलेबल होगा या फॉर्म के ऊपर में जो आपके पास में बटन्स आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स आएंगे, उसकी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी विंडो से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है इसलिए मैंने अभी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी शो नहीं हो रही है। अभी क्या है, एसक्यूएल सर्वर सिलेक्टेड है तो एसक्यूएल सर्वर की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है कि एसक्यूएल सर्वर का नाम क्या है और इसका जो सोर्स है, यानी कि जो कनेक्शन की जो हम कोडिंग लिखते हैं वो देखो पूरी कनेक्शन की कोडिंग आ रही है। हम इस कनेक्शन की कोडिंग को कॉपी करके हम अपने एक नया कनेक्शन भी बना सकते हैं, जो भी आपको बना के दिखाऊंगा। उसके बाद नीचे देखो सोल्यूशन एक्सप्लोरर नाम से विंडो है जो कि आपका सोल्यूशन को एक्सप्लोर करता है। सोल्यूशन फॉर व्हाट, मैंने आपको भी बताया था कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या होता है। सोल्यूशन क्या होता है, एक नाम होता है एप्लीकेशन का जो .sln के नाम से सेव होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा सोल्यूशन लोड हो जाता है। तो जो सोल्यूशन लोड होता है वो कहाँ से लोड होता है, तो एक विंडो होगी जहाँ एक स्पेस होगा जहाँ पे पूरी फाइलें होंगी। तो ये एक विंडो है जहाँ पे आपके जितने भी सोल्यूशन के ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे वो पेजेस हों, चाहे वो इमेजेस हों, चाहे वो आपके लाइक क्लासेस हों, वो सब कुछ यहाँ पे रहेंगी। तो यहाँ देखो सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, सबसे ऊपर लिखा आ रहा है FB_app, मतलब कि फेसबुक के अंदर में जो एप्लीकेशन का जो नाम है वो ये है। उसके नीचे देखो आ रहा है कनेक्टेड सर्विसेज। कनेक्टेड सर्विसेज का मतलब क्या कि कल के डेट में जो मैं एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ गिटहब पे या डेवहब पे मैं इसको अपलोड करूँ, जो कि एक रिपोजिटरी सर्वर है, तो मैं उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अज्यूर, जैसे यहाँ पे अज्यूर डेटाबेस आपको दिखा रहा था कि वो कनेक्टेड हो रहा था, यहाँ पे जो कनेक्टेड दिखा रहा है, उसी तरह से अगर मेरे पास में गिटहब वगैरह पे है तो मैं यहाँ पे कनेक्टेड सर्विसेज में वो शो करेगा कि आप जो बना रहे हो वो आपका सर्वर पे अपलोड हो रहा है, डायरेक्ट FTP पे अपलोड हो रहा है। उसके बाद देखो नीचे आ रहा है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या, प्रॉपर्टीज़ मतलब इस जो आपका प्रोग्राम होता है उसका भी तो एक अपना नाम होगा, उसका एक वर्जन होगा, उसका एक कॉपीराइट होगा। तो ये सारी जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं, जिसका नाम होता है assemblyinfo.cs। assemblyinfo.cs एक ऐसी फाइल होती है जो C#, का मतलब C#, जिसको आप ओपन करोगे तो उसके अंदर देखोगे आप ये एप्लीकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसका कंपनी का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, नॉल, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है वो यहाँ होती है। इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम चाहते हैं इसको लाइक कल की डेट में हम जब इसको मैं डिप्लॉय करूँगा यानी सर्वर पे अपलोड करूँगा तो इसमें ऑटोमेटिकली जो मैं इसको जिसको हम लाइक कंपाइल कराएंगे ना, तो इसके अंदर में असेंबली के अंदर में कुछ फाइल सेव हो जाएंगी और वो चेंज हो जाएंगी उसके नाम से, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी छोड़ देना। उसके बाद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है नेम स्पेस। मैंने आपको बताया था ना
कुछ नेम स्पेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम जब हम किसी एप्लीकेशन को हम जब बनाते हैं तो मुझे प्राइमरी लेवल पे कुछ चाहिए होता है, जैसे सिस्टम चाहिए होता है, मुझे सिस्टम डॉट डेटा डेटाबेस के लिए चाहिए होता है, मुझे सिस्टम डॉट एक्सएमएल चाहिए होता है, जो एक्सएमएल को सिस्टम डॉट ड्राइंग चाहिए होता है। तो जो मेरे को रिसोर्स प्राइमरी लेवल पे जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल चाहिए वो इसके अंदर होती हैं। इसके अलावा जो चाहिए हुआ हम बाद में इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी जो हैं नेम स्पेसेस हैं, जैसे कि सी और C++ में हमने देखा था हेडर फाइल्स। हेडर फाइल जैसे हैश इंक्लूड डॉट एच थी या मैथ डॉट एच था, तो वो हेडर फाइल ऐड होता था। उसी तरह से यहाँ पे रेफरेंसेस हैं कि अगर आपको क्लास के अंदर में कुछ रेफरेंसेस के थ्रू अगर आपको कोई सर्विसेज को कॉल करना है तो आप कर सकते हो। तो इनिशियली जब आप स्क्रैच लेवल पे स्टार्ट करते हो तो कुछ नेम स्पेसेस उन्होंने आपको ऐड करके दिया हुआ है। ये कुछ नेम स्पेसेस हैं, उन्होंने आपको ऐड करके दिया हुआ है। अगर इसके अलावा कुछ आपको नेम स्पेस चाहिए होती हैं तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद पैकेज डॉट कॉन्फ़िग के नाम से एक फाइल है। पैकेज कॉन्फ़िग क्या है, जैसे आपने जो इसको बनाया तो बनाने के लिए आपने नेम स्पेस यूज़ किया है, सॉरी फ्रेमवर्क यूज़ किया है। तो पैकेज इन्फॉर्मेशन के अंदर में एक तो पैकेज की आईडी मिलेगी आपको और पैकेज का वर्जन मिलेगा, यानी कि जो आपने जो प्रोग्राम बना रहे हो एक तरह से ये पैकेज है। मतलब क्या है, एक तरह से ये असेंबली है, एक तरह से एक प्रोग्राम है। पैकेज को प्रोग्राम भी बोल सकते हो। तो उस प्रोग्राम का जो अभी आप बना रहे हो उसका जो वर्जन है 2.0.1, जैसे कि हम किस जैसे फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क का एक अपना वर्जन होता है, उसी तरह से इसका पैकेज का एक वर्जन है जिसका पैकेज का वर्जन का ये नाम है। और इसका जो टारगेट है, टारगेट जो फ्रेमवर्क है वो है ये, यानी कि 4.2.7.2 ये इस तरह से उसमें लिखा हुआ है 4.7.2 इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से पैकेज कॉन्फ़िग नाम से एक फ़ाइल होती है। और एक फ़ाइल आपकी होती है जिसको हम कहते हैं वेब कॉन्फ़िग। ये आपका वेब कॉन्फ़िग बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल होता है जो कि आपकी वेब को कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करता है, यानी वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करता है। इसके अंदर में आपका .NET का फ्रेमवर्क होगा, इसके अंदर में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होगी जो हम कनेक्टिविटी कराएंगे, हम इसके अंदर में स्टोर कराएंगे, और बहुत सारी चीज़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है जो जब भी हमारा सर्वर पे हम इसको अपलोड करते हैं तो ये वेब कॉन्फ़िग फ़ाइल से पूरी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को सर्वर मेरा पिक करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कंपाइल कराता है। तो ये आपकी हो गई सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो की ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास में हैं। यहाँ पे आपके पास गिटहब का हो गया। अभी हमने गिटहब नहीं यूज़ किया है इसलिए नहीं होगा। और यहाँ पे टीम एक्सप्लोरर है। अगर हम सपोज़ कर लो इसी प्रोजेक्ट को बहुत सारे टीम के साथ में काम करना चाहते हैं तो टीम एक्सप्लोरर में हम ज्वाइन कर सकते हैं, गिटहब के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। मतलब एक ही प्रोजेक्ट को मैं 3-4 लोगों को दे दूँ तो आप लोग एक प्रोजेक्ट को 3-4 लोगों को साथ में शेयर करके काम कर सकते हो। वो होता है एक टीम एक्सप्लोरर, गिटहब चार्जेस। ठीक है, तो ये आपका जो है, जो ये मैंने आपको अभी बताया, जो कि जिसके बारे में जैसे प्रॉपर्टीज़ विंडो बताया मैंने, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बताया मैंने, टीम एक्सप्लोरर बताया, सर्वर एक्सप्लोरर बताया और टूल बॉक्स, तो इसको हम लोग कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो बेसिकली क्या है, ये इसकी वजह से ही आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जिसके थ्रू आप इस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। क्योंकि देखो इसी की वजह से तो आपको ग्राफिकल मिला ना, अदरवाइज़ आपको ग्राफिकल कैसे मिलता, आप कैसे काम करते इसमें। तो काम करने के लिए आपको ये क्या दे रहा है, आपको आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ये कंटेंट दे रहा है कि देखो ये टूल बॉक्स है, अगर आपको टूल चाहिए तो मैं आपको टूल्स देता हूँ। ये सर्वर विंडो है जिसके थ्रू आपको सर्वर के कनेक्टिविटी करा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हो। और ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, इसमें आपको सारे आप सॉल्यूशन की फाइल आप फाइंड आउट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा बनाते हैं इसके अंदर में। अभी क्या है मेरे पास में, अभी कोई भी UI पेज नहीं है। UI पेज मतलब कि यूज़र इंटरफेस टाइप का कोई पेज नहीं है, सिर्फ आपके अभी जो सपोर्टिंग फाइल होती हैं वही आपको दिख रही हैं यहाँ पे। इसमें मैं एक यूज़र फाइल, एक वेब पेज ऐड करना चाहता हूँ। तो वेब पेज ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ये FB पे दिखा हुआ ना, इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा ऐड के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा ऐड न्यू आइटम। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो न्यू आइटम को, और आप चाहो तो प्रोजेक्ट में जाओगे वहाँ पे भी एक ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। दो आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। अब मैंने क्या किया, ऐड न्यू आइटम में को चाहिए क्या, वेब फॉर्म चाहिए, तो मैंने वेब फॉर्म सेलेक्ट किया। अब देखो मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैंने सबको ऑब्जेक्ट को नहीं यूज़ करना है, मुझे वेब फॉर्म को सिलेक्ट करना है क्योंकि मैं एक वेब पेज चाहिए, मैं एक वेब पेज बनाने जा रहा हूँ यूज़र के लिए, यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेब पेज बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, वेब फॉर्म, और वेब फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे मैं वेब फॉर्म का नाम जो है चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रखा यूज़र रजिस्ट्रेशन।
REG रख लेते हैं, चलो यूज़र REG के नाम से मैंने पेज को ऐड किया। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली आपके पास में UI जो पेज मैंने बनाया है उसका एक्सटेंशन ASPX के नाम से एक्सटेंशन के साथ में एक पेज आपके पास ऐड हो गया। ASPX फॉर व्हाट? एक्टिव सर्वर पेजेस, X फॉर एक्सटेंडेड। अब देखो ये पेजेस कहाँ ऐड हुआ, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ, देखो यहाँ पे आपके पास पेज ऐड हो गया जिसका नाम है यूज़र reg.aspx। ASPX का एक्सटेंशन क्या हो गया? एक्टिव सर्वर पेजेस, X फॉर एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो ना ASP.NET आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो इस ASP.NEट टेक्नोलॉजी के साथ में आप किसी भी लैंग्वेज के साथ इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यानी आप ASP.NEट टेक्नोलॉजी के साथ में VB के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप पाइथन के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप C# के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप C++ के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हो। यानी कि यू हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, लॉट्स ऑफ लाइक कोड जिसके साथ आप उसकी वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है पेज जो आपके पास में आपको दिख रहा है। अब इस पेज के व्यू होते हैं, कौन कौन से व्यू होते हैं? पहला देखो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे पेज जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक पेज है जिसका नाम है AXPX, है ना, यूज़र रजिस्ट्रेशन.ASPX। और इसके नीचे देखो यहाँ पे दो पार्ट आ रहे हैं, एक तो डिज़ाइन आ रहा है, एक सोर्स आ रहा है। डिज़ाइन का मतलब जब आप डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो आप चाहो तो यहाँ पे पूरा का पूरा पेज को डिज़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और आप सोर्स पे क्लिक करोगे तो सोर्स में देखोगे HTML का कोड आ जाएगा। इस HTML के कोड में सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है उसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? इस पेज का HTML तो आप जानते हो, एक HTML क्या होता है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और यहाँ जो कोड लिखा हुआ है वो HTML का ही कोड लिखा हुआ है, लेकिन HTML के कोड के साथ साथ सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। वो जो लाइन है उसके आगे एक डायरेक्टिव का साइन बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ये बता रहा है ये जो आपका पेज है, जो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो डायनामिक एप्लीकेशन है, आपका स्टैटिक एप्लीकेशन नहीं है। यानी ये जो पेज है वो सर्वर पे रन करेगा, और जो सर्वर पे रन करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसके दो साइड हो जाएंगी। हर एक पेज का क्या होगा? हर एक पेज का दो पार्ट होगा, एक क्लाइंट साइड पेज होगा और एक सर्वर साइड पेज होगा। तो ये जो पेज है इसका आपका क्लाइंट साइड पेज है, और ये आपका जो सर्वर साइड का जो पेज है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे बताएगा। यानी कि हर एक पेज का दो पार्ट होगा, एक पार्ट का नाम क्या रहेगा? यूज़र रजिस्ट्रेशन.ASPX, और एक पेज का नाम क्या रहेगा? यूज़र रजिस्ट्रेशन.ASPX.CS। तो ये बता रहा है कि जो पेज है इसका नाम यूज़र रजिस्ट्रेशन.ASPX है। इसका जो दूसरा पेज है जो कि सर्वर पे रन करेगा, जहाँ पे आप कोड को इम्प्लीमेंट करोगे, उसका नाम क्या रहेगा? यूज़र रजिस्ट्रेशन.ASPX.CS। CS क्यों रहेगा? क्योंकि मैं लैंग्वेज जो मैंने सेलेक्ट किया है वो C# सेलेक्ट किया है। देखो यहाँ ऊपर आगे में भी आ रहा है, पेज का लैंग्वेज क्या है? C# है। पेज का लैंग्वेज आपका C# है, और यहाँ पे CS ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये बता रहा है कि इनहेरिट करेगा फेसबुक से, लाइक जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन का नाम आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी HTML की कोडिंग आ रही है, ठीक है। तो ये आपका है एक पेज। आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ, देखो मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूँ। इसके अंदर में ये आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन.ASPX है, इसको आप क्लिक करोगे, देखो नीचे आ रहा है यूज़र रजिस्ट्रेशन.ASPX.CS। ये C# का पेज है, CS का पेज है, जहाँ पे आप C# की कोडिंग लिखोगे। ये देखो ये आपका CS का पेज हो गया। यानी कि देखो जो मेरा ये वाला पेज है ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये पेज है, और एक तीसरा पेज भी इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको, यूज़र रजिस्ट्रेशन.ASPX.designer.CS। ये डिज़ाइनर पेज होता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी आप कंट्रोल आप अपने पेज पे रखोगे उसका एक डिज़ाइन कोड ले लेता है यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। लेकिन मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये दो हैं, ये क्लाइंट साइड पेज AXPX और ये सर्वर साइड पेज ये वाला। यानी जब भी आप इस पेज को रन कराओगे तो सर्वर जो है ये पेज आप क्लाइंट को भेजेगा, ये पेज अपने पास रखेगा। यानी लॉजिक जो होगा पेज का लॉजिक वो यहाँ लिखोगे। देखो यहाँ पे क्लास दिख रहा है आपको, ये पूरा एक नेम स्पेस है जैसे मैंने आपको कंसोल एप्लीकेशन में दिखाया था। और ये ऊपर में देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है? नेम स्पेस, यानी कि प्राइमरी नेम स्पेस है जो इस पेज के लिए ज़रूरत है। ये नेम स्पेसेस कहाँ से आ रहा है? जो आपने यहाँ पे अभी देखा था रेफरेंसेस के अंदर में जो हमारे पास में ऐड थे, इसमें जो नेसेसरी नेम स्पेसेस थे, जो क्लासेस थी, वही यहाँ पे शो हो रही हैं। यानी सबसे पहले आ रहा है सिस्टम, यूजिंग इज़ अ कीवर्ड, यूजिंग जो है वो कीवर्ड है, सिस्टम एक रूट क्लास का नाम है सबसे ऊपर जो होता है। यानी सिस्टम से ये सारी चीज़ें ड्राइव हो रही हैं, तो सबसे ऊपर आ रहा है सिस्टम। उसके बाद आ रहा है system.collection.generic। जेनरिक जो होता है बेसिकली क्या होता है? ये आपके जितने भी डेटा टाइप्स वगैरह होते हैं वो सारे उनको डेटा टाइप्स को कॉल करता है।
ठीक है। उसके बाद आता है लिंक क्यू। लिंक क्यू का मतलब होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, जो कि एक edu.net का एडवांस फीचर है। इसको हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइमरी लेवल पे लिंक क्यू को भी ऐड करके रखता है। उसके बाद आता है वेब। वेब का मतलब होता है सिस्टम डॉट वेब, यानी सिस्टम के अंदर में वेब को कॉल कर रहा है, यानी कि वेब इंटीग्रिटी, जितने भी हमारे पास वेब इंटीग्रिटी होगी जो वेबसाइट से रिलेटेड होती हैं, वो सारे कंपोनेंट को कॉल करेगा। उसके बाद आता है वेब डॉट यूआई। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या हो गया? यूज़र इंटरफेस मतलब जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो मेरा ये पेज है एक यूज़र इंटरफेस का पेज है जहाँ पे हम पेज को डेवलप करेंगे। ये मेरा, इसके लिए आपको यूज़र इंटरफेस को, नेम स्पेस को कॉल कर रहा है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है यूज़र इंटरफेस डॉट वेब कंट्रोल, यानी कि जो हम वेब कंट्रोल्स जो मैं कॉल करूँगा, जो मैं वेब कंट्रोल्स बनाऊँगा, यानी कंट्रोल फॉर व्हाट, जो टूल बॉक्स के अंदर में ये मेरे कंट्रोल्स हैं सारे, ये कंट्रोल को मैं पेज पे यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर में देखो अब सारे कंट्रोल्स आपके विजिबल हैं, क्योंकि मैंने एक पेज ले लिया है यूआई का। तो एक आपके पास स्टैंडर्ड कंट्रोल है, इसमें स्टैंडर्ड सारे फाइल अपलोड, बटन्स, कैलेंडर, इमेजेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके स्टैंडर्ड कंट्रोल के नीचे देखो डेटा कंट्रोल मिलेगा, जो डेटाबेस से रिलेटेड होगा। उसके बाद वैलिडेशन है, जो वैलिडेशन से रिलेटेड होगा, जैसे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका नेविगेशन है, जो नेविगेट करेगा जोड़ने के लिए, लाइक कोई मुझे लिंक बनाना है या कोई मेन्यूज़ बनाना है, लॉगिन के लिए, वेब पार्ट के लिए एजेक्स, जो कि मैंने आपको बताया था 2008 के अंदर में एजेक्स ऐड हुआ है, जिसको कहते हैं असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल, यानी सर्वर साइड के कोड को हम क्लाइंट साइड पे परफॉर्म करवा सकते हैं इस कंट्रोल के साथ। फिर डायनामिक डेटा कंट्रोल्स हैं, कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो डायनामिक परफॉर्म करेंगे सर्वर पे। HTML के सारे कंट्रोल्स जो कि क्लाइंट साइड है, ये जितने भी कंट्रोल है वो क्लाइंट साइड के हैं, जो HTML पहले यूज़ करते थे वही वाले हैं, और जनरल के अंदर में कुछ भी नहीं होता। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। तो ये जो सारे कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल की वजह से ही आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके मिलेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये नेम स्पेस, यानी कि एप्लीकेशन का नाम हो गया। उसके बाद नीचे आ रहा है पब्लिक पार्शियल क्लास यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब यूज़र रजिस्ट्रेशन क्या है? ये मेरे क्लास का नाम है जो मैंने ऐड किया था, है ना। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम से मैंने क्लास ऐड किया था, इसके अंदर में पेज ऐड किया था। तो जो भी मैंने पेज ऐड किया था यूआई का, उसी के नाम से यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX.CS ओपन हो गया, है ना। इसका पेज का नाम देखो यूज़र रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX है, इसका नाम यूज़र रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX.CS है। ये सर्वर साइड का पेज है, ये क्लाइंट साइड का पेज है। तो ये जो सर्वर साइड का पेज है, इसके अंदर में सबसे पहली जो लाइन लिखी आ रही है वो आ रही है पब्लिक। पब्लिक मतलब एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक मतलब ये विथ इन अ क्लास, आउटसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द एप्लीकेशन, यानी कि जो ये एप्लीकेशन है ये तो एक्सेस कर ही सकती है और एप्लीकेशन के बाहर भी कोई इसको एक्सेस कर सकता है। पार्शियल का मतलब होता है डेराइव क्लास, मतलब कि ये पार्शियली आप इसको यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो और पार्शियली इसको यहाँ भी यूज़ कर रहे हो। मतलब एक क्लास के दो मोड, एक से ज़्यादा मोड, उसको पार्शियल कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखो हम यहाँ पे जो ये पेज यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसी के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे भी, इस पेज पे भी यूज़ कर रहा हूँ, यानी इस पेज पे भी मैं यहाँ पे कोड परफॉर्म करा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं कोड परफॉर्म करा रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि इस पेज को पार्शियली डिराइव कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड रखा गया पार्शियल। और ये क्या है? क्लास है, क्लास का नाम ये है। अब ये जो क्लास है बेसिकली ये इनहेरिटेड है। मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो। तो ये पेरेंट क्लास का नाम क्या है? system.web.ui.page। ये एक पेरेंट क्लास है जिसकी इंफॉर्मेशन को उसने क्या किया? ड्राइव किया हुआ है। यानी कि ये जो मेरा क्लास है ये एक ड्राइव क्लास है और उसका पेरेंट क्लास का नाम क्या है? system.web.ui.page। यानी कि जो पेज मैं बनाने जा रहा हूँ उस पेज पे जो यूआई पेजेस की जो एट्रीब्यूट हैं वो किसी बेस क्लास से कॉल हो रहा है, और उस बेस क्लास का नाम क्या है? system.web.ui.page, ठीक है, उस पेज का नाम। उसके बाद यहाँ पे देखो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड है, इसको मेथड कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स है। प्रोटेक्टेड मतलब कि ये जो क्लास है उस क्लास के अंदर ही ये यूज़ होगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। यानी कि ये ड्राइव क्लास है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड होता है वो आपका ड्राइव क्लास यूज़ करता है। ये ड्राइव क्लास है, ये इससे ये ड्राइव्ड है, मतलब इससे ये ड्राइव्ड है। तो इस ड्राइव क्लास के अंदर में जब भी आप किसी मैकेनिज्म को, मेथड को बनाओगे तो आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड से बनाओगे। तो प्रोटेक्टेड का मतलब ये हो गया कि इस पेज के अंदर में जो लोड इवेंट है सिर्फ यही एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये प्रोटेक्टेड वॉइड का मतलब क्या हो गया? नल। इसका जो रिटर्न टाइप है वो नल है,
और वो क्या है, पेज लोड। और पेज लोड के बाद ये पेज लोड क्या हो गया, पेज तो आगे हो गया एंटिटी और लोड हो गया उसका इवेंट। पेज का मतलब हो गया ये पेज, ये वाला पूरा पेज। जब ये मेमोरी के अंदर लोड होगा, जब इसको मैं रन कराऊंगा तो मेमोरी के अंदर लोड होगा। जब ये लोड होगा तो उसका जो इवेंट होगा, कौन सा इवेंट पे, लोड इवेंट पे, पेज का लोड इवेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक पैरामीटर है ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आस्क ई। ई का मतलब होता है ये लोड, लोड जो है एक इवेंट है, तो ई के अंदर लोड इंस्टॉल होगा और सेंडर के अंदर में जो हम कोड लिखेंगे यहाँ पे वो होगा। सपोज मैं चाहता हूँ फर्स्ट टाइम पे जैसे ये पेज लोड हो, मैं चाहता हूँ एक इन्फॉर्मेशन एक फ्लैश आउट हो जाए कि वेलकम यूज़र, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स एक मेथड है और रीडायरेक्ट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में मैंने सीधा लिख दिया हेलो यूज़र, वेलकम यूज़र, ठीक है, वेलकम यूज़र करके मैंने सीधा एक मैसेज टाइप किया यहाँ पे और डबल कोट्स में किया क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए किया। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स एक उसका एक मेथड है और रिस्पॉन्स मेथड जो प्री डिफाइंड मेथड है, हमने नहीं बनाया, ये रिस्पॉन्स मेथड पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने बना के हमें दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज़ को रीडायरेक्ट कराना हो, किसी चीज़ को आप इम्बोस कराना हो तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखोगे और रीडायरेक्ट लिखोगे, मतलब रीडायरेक्ट मतलब सर्वर रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस पेज को रन कराऊंगा तो क्या होगा, मेरे पेज पे ये मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं इस पेज को रन कराता हूँ। रन कैसे कराऊंगा, मैं इस पेज पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट एज स्टार्ट पेज। मैं सेट एज स्टार्ट पेज करके यहाँ पे इसे रन कराता हूँ। तो देखना जो तुम्हारा ब्राउज़र है, जैसे मेरा यहाँ पे क्रोम सिलेक्टेड है तो यहाँ देखो क्रोम लिखा हुआ है, IIS क्रोम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको F5 करना है इसे रन कराने के लिए। सबसे पहले ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद देखो नीचे मैसेज आ रहा है कि ये कंपाइल हो रहा है, ये सोल्यूशन है, ये कंपाइल हो रहा है, इसके कुछ DLL फाइल्स बन रहे हैं। बनने के बाद ये फाइनली इसमें कोई एरर नहीं आया, वो दिखाया, इसमें एरर लिस्ट जो है वो ब्लैंक है। उसके बाद देखो आपके पास एक लोकल होस्ट आ रहा है। लोकल होस्ट मतलब ये लोकली चल रहा है। और जब ये लोकल होस्ट पे रन करता है तो लोकल होस्ट किस पे रन करता है, IIS पे, जिसको कहते हैं इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन जो सर्विसेज होती हैं IIS, उसका एक पोर्ट नंबर होता है जो उसका लिखा हुआ है 44390 इज़ अ पोर्ट नंबर ऑफ लोकल होस्ट। उसके बाद जो पेज का नाम है वो आ रहा है यूज़र रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX। दूसरा पेज क्यों नहीं आया, CS वाला पेज क्यों नहीं आया, क्योंकि CS का पेज जो है वो सर्वर साइड का पेज है। जो हमने कोड लिखा है ना, वो लिखा है हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX डॉट CS पे लिखा है, यानी सर्वर साइड पे मैंने कोड लिखा है, क्लाइंट साइड पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये जब भी ये एग्जीक्यूट करेगा ब्राउज़र पे, जब वो क्लाइंट पे के पेज को भेजेगा तो सिर्फ ASPX को भेजेगा, CS पेज को कभी भी वो नहीं भेजेगा, ठीक है। सर्वर उसको इनकैप्सुलेट करके रखता है, लाइक हाइड करके रखता है ताकि वो चीज़ आपको ना मिले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम के साथ में मैसेज आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है। हाँ, मैंने ये गलत ये किया है कि मैंने वहाँ पे क्या किया था, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लिखा था। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, पेज को रीडायरेक्ट करना। मैंने तो पेज को रीडायरेक्ट नहीं कराना था, मुझे यहाँ लिखना था उसकी प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना था रिस्पॉन्स डॉट राइट, इसी वजह से वहाँ पे नहीं आया, क्योंकि रीडायरेक्ट में क्या होता है, पेज को रीडायरेक्ट कराते हैं, तो मेरे को पेज रीडायरेक्ट नहीं कराना था, मुझे राइट कराना था, तो मैंने ये गलत कर दिया था यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। क्योंकि मैंने राइट कराना था, राइट का मतलब राइट प्रॉपर्टी मतलब पेज पे राइट कराना, ठीक है। रीडायरेक्ट का मतलब होता है सर्वर जो है आपके किसी एक पेज को रीडायरेक्ट करेगा, उस केस में रीडायरेक्ट करेगा जो आपको चाहिए। जैसे इनवैलिड के केस में रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो वो करा सकता है, वेलकम के केस में रीडायरेक्ट कराना चाहते हो तो रीडायरेक्ट वैसे करा सकता है, और लोड के टाइम पे भी कराना चाहते हो तो करा सकता है। तो ये क्या करेगा, देखो लॉगिन डॉट ASPX में पेज के लोड, जैसे ये पेज लोड हुआ ऑटोमेटिकली मेरे पास पेज पे ये राइट मैसेज कर दिया वेलकम यूज़र, ठीक है। तो ये आपका जो कोड है, ये पेज है, वो ASPX पेज है। ये जो दूसरा वाला पेज था ये वाला, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर मैं इस पेज को यहाँ से ओपन करके देखूँगा, यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यू पेज पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कि इस पेज का जो कोड है वो कोड मेरे पास नहीं आया। उस पेज का कोड किसका सिर्फ आया, सिर्फ और सिर्फ HTML कोड आया। यहाँ पे जितने भी पेज के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ HTML का पेज दिख रहा है, और उसमें भी CSS का पेज नहीं दिख रहा है। जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल है वो मुझे नहीं दिख रही है, सिर्फ आपका HTML का पेज दिख रहा है। यहाँ पे CS पेज का कोई कोड नहीं दिख रहा है। जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है ताकि आपका डेटा वहाँ पे सर्वर पे सिक्योर रहे, इस वजह से इसको ऐसा करते हैं,
तो फॉर एग्जांपल मैंने अब आपको बताया कि इस तरह से हम करते हैं। अब हम आते हैं कि एक छोटा सा एक पेज बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। तो मैं आता हूँ यूज़र सर्विसेज पेज पे। देखो ये बॉडी के अंदर है, मैं यहाँ पे एक यूज़र रजिस्ट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में जो मैंने टेबल्स बनाया था, इसके अंदर में 1 2 3 4 कॉलम है, इसके रिस्पेक्ट में मैं एक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं डिव में आ गया। डिव में आने के बाद यहाँ पे मैं टेबल पे जाता हूँ। टेबल में जाके मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपनी कॉलम के हिसाब से 4 मेरे पास कॉलम थे, मैंने 6 ले लिया और मैंने 2 ही चलो ये 3 कॉलम ले लेता हूँ मैं। 6 रोज़ एंड 3 कॉलम्स लेके मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। जो मेरा ये टेबल आ रहा है, मैंने इस टेबल को सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा इसे अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे चाहिए रीसाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, रीसाइज़ करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ना इसको मैं जस्टिफाई सेंटर कर लेता हूँ। ये मैंने ये चीज़ जो मैंने अभी करी है वो आपने सेम वर्ड में भी यूज़ किया होगा। वर्ड में भी सेम ऐसे ही वर्क होता है, अगर आपने वर्ड में यूज़ किया होगा तो आपको ध्यान होगा। तो मैं यहाँ सबसे पहला कॉलम लिखता हूँ ईमेल आईडी, दूसरा कॉलम मेरा क्या था, पासवर्ड, जस्ट मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद था मेरा नेम और नेम के बाद मेरा था मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर। तो मैं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ पूरा। अब मेरा जो दूसरा वाला टीडी है जिसके अंदर मेरे को डेटा डालना है, वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स डालना है ताकि मैं टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले सकूँ। तो मैं स्टैंडर्ड में आऊँगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड में सबसे नीचे देखो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने कर्सर का पॉइंटर वहाँ रखा है टीडी के पास और मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ भी चाहता हूँ तो मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल C किया था, मैंने कंट्रोल V करके पेस्ट कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बटन लेना है सबमिट के लिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अगेन स्टैंडर्ड के अंदर में, टूल बॉक्स के अंदर में, यहाँ पे मैंने एक बटन ले लिया। अब देखो मैंने जो बटन लिया और टेक्स्ट बॉक्स लिया, अब इसके नाम जो होंगे, कुछ तो नाम होंगे इसके, है ना। जैसे इसका देखो यहाँ पे जब मेरे क्लिक है तो इसका नाम दिख रहा है बटन 1, तो इसका एक नाम है। मैं अपना इसके अकॉर्डिंगली मैं नहीं रखूँगा, मैं अपना चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। देखो ये प्रॉपर्टी ओपन हो गई, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो की, जिसमें दिखा रहा है आईडी। आईडी मतलब इसका नाम, इसका एक अपना नाम दिखा रहा है, इसका बटन 1 है। मैं इसके बटन किसके लिए रखना है, सबमिट के लिए रखना है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ BTN। प्रीफिक्सिंग होती है हर एक कंट्रोल की अपनी ना, जैसे बटन की BTN होती है, टेक्स्ट बॉक्स का TXT होता है ना। तो उसी तरह से रख सकते हो या पूरा का पूरा लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन सबमिट। ठीक है, और मैंने इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करता हूँ, यानी कि मैंने आईडी चेंज कर दी, इसकी आईडी चेंज कर दी BTN सबमिट, और मैं इसका टेक्स्ट कर देता हूँ कैपिटल में सबमिट। यानी कि यूज़र को जो दिखेगा ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखो यहाँ चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबमिट करके जैसे मैं एंटर करता हूँ देखो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ गया, यानी कि यूज़र को पता चलेगा कि आफ्टर एंटरिंग द वैल्यू वी हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन टू इंसर्ट वैल्यू इनटू टेबल, है ना। तो ये एक तरह से उसको यूज़र को कन्वीनियंट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या करूँगा, उसके भी नाम चेंज करने हैं, उसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा। पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम देखो क्या आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 आ रहा है। अगर मैं चाहूँ इसका नाम चेंज करना तो मैं चेंज करूँगा, किसके रिस्पेक्ट पे करूँगा, तो इसके सामने जो लिखा हुआ है ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट पे, तो मैं लिखूँगा TXT ईमेल। तो मुझे पता चल जाएगा ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए, ईमेल के लिए। अगेन मैं उसके दूसरे वाले पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं TXT PWD, पासवर्ड के लिए ले लिया मैंने। अगेन मैंने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में गए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा TXT नेम के लिए, फिर मोबाइल नंबर चाहिए TXT MOB मोबाइल नंबर के लिए। तो ये चारों के लिए मैंने आईडी चेंज कर दी, ताकि जब मैं इसको कॉल करूँ ना तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 से मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन किस में है। इससे मुझे ऐसे पता चल जाएगा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किसके लिए है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए है। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ ना तो मेरी ये सारी वैल्यूज़ कहाँ स्टोर हो जाए, इस डेटाबेस के इस सर्वर में स्टोर हो जाए, यहाँ स्टोर हो जाए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी कराने के लिए क्या करेंगे, अब मैं सबमिट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे भी देखो मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, एक प्रोसीजर, एक मेथड बन जाएगा। मैंने डबल क्लिक किया, कौन सा पेज खुला, यूज़र रजिस्ट्रेशन .aspx.cs, यानी कि सर्वर साइड का जो, उस क्लाइंट साइड का जो दूसरा पेज था सर्वर वाला, वो ओपन हो गया। और उस पेज के अंदर में आप देखो यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ है जो पहले से था। उसके साथ में एक और मेथड आ गया, प्रोटेक्टेड वाइड BTN सबमिट।
देखो BTN सबमिट मैंने नाम लिया था उस बटन का और उसके साथ क्लिक आ गया। मतलब क्लिक का मतलब क्या कि जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा, जब यूज़र रन टाइम पे इस पर क्लिक करेगा तो ये जो कोड है वो जिसके अंदर मैं लिखूँगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब मुझे इसकी कोडिंग की कौन सी लिखनी है, वेरिफिकेशन की कोडिंग लिखनी है, यानी कि यूज़र विल वेरीफाई यूज़र ID पासवर्ड फ्रॉम दिस टेबल। अब इस टेबल के अंदर में देखो कितने कॉलम हैं, इस कॉलम में 1 2 3 4 कॉलम, मुझे सिर्फ इन 2 कॉलम को वेरीफाई कराना है, सॉरी सबमिट कराना है मुझे। तो मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालूंगा या यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा वो सबमिट होगा डेटाबेस में। हाँ सर वो इवेंट आर्गुमेंट के बाद जो ई है उसका मतलब क्या होगा इससे? जो मैंने आपको दिखाया ना ये वाला जो क्लिक इवेंट है, क्लिक जो है वो इसके अंदर इनकैप्सुलेट होके जाएगा ई के अंदर में, और जो हम कोड लिखेंगे वो सेंडर के अंदर इनकैप्सुलेट होगा। तो ई इज़ अ इवेंट आर्क्स, ई जो है इवेंट आर्क्स, इवेंट कौन सा है, क्लिक इज़ अ इवेंट। तो क्लिक का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी क्लिक के अंदर में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ई के अंदर चला जाएगा। और जैसे यहाँ पे लोड है, लोड किस में अंदर चला जाएगा, ई के अंदर चला जाएगा। उसी तरह से क्लिक जो है वो ई के अंदर चला जाएगा, और जो ये कोड लिखा है आपने यहाँ पे वो किसके अंदर चला जाएगा, तो सेंडर के अंदर चला जाएगा। जो मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा वो किसके अंदर चला जाएगा, सेंडर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट की कोडिंग करनी है। तो इंसर्ट की कोडिंग को करने के लिए मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब डेटाबेस अपडेट को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नेम स्पेस कॉल करेंगे यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। देखो ये केस सेंसिटिव है तो डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग। जब भी आप इसको लिखोगे ना तो आपका अपने आप ड्रॉप डाउन खुलेगा, उस ड्रॉप डाउन से वैल्यू को पिक कर सकते हो। तो मैंने किसको कॉल किया, एक नेम स्पेस मैंने कॉल किया, उसका नाम है यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। यानी जैसे मैंने SQL क्लाइंट को कॉल किया तो मेरे पास में SQL कनेक्शन आ गया क्लास, SQL डाटा अडेप्टर, SQL कमांड, SQL डाटा रीडर, ये 4 क्लासेस मेरे पास आ चुकी हैं जैसे मैंने इसको कॉल किया, यानी इसकी सब क्लासेस ऑटोमेटिकली कॉल हो गई। अब उसमें से मुझे सबसे पहले SQL कनेक्शन को कॉल करना है, क्योंकि मुझे सबसे पहले कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करानी है। किसके साथ में, इसके साथ में SQL सर्वर कनेक्टिविटी मुझे इस्टेब्लिश करानी है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस सर्वर पे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक पब्लिकली बना लेता हूँ मैं, पब्लिक SQL कनेक्शन। जैसे मैं देखो SQL कनेक्शन लिखूँगा तो मेरे पास में वो आ जाएगा, SQL कनेक्शन क्लास आ गई। वो क्यों आ गई, क्योंकि आपने ऊपर SQL क्लाइंट कॉल किया हुआ है। अगर आपका SQL क्लाइंट नहीं होता तो ये SQL कनेक्शन में एरर आएगा। देखो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया। कमेंट मतलब क्या होगा, इस पर एक्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया, ये कह रहा है कि ये आएगा ही नहीं, बिकॉज आपने इसका जो सुपरविज़न क्लास है वो आपने उसको कॉल नहीं किया है। यानी कि दिस क्लास इज़ डराइव फ्रॉम दिस क्लास, यानी जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे आपके पास वो क्लास की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एक यूज़र डिफाइंड टाइप ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। पब्लिक हो गया मतलब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, क्लास का नाम हो गया SQL कनेक्शन, और ऑब्जेक्ट का नाम मैं लेता हूँ कौन एक ऑब्जेक्ट टाइप का नाम लिए जो कि यूज़र डिफाइंड टाइप है। न्यू इज़ अ मेमोरी एलोकेशन कीवर्ड, जिसके थ्रू मेमोरी एलोकेट करेगा। किसके लिए करेगा, तो मैं चाहता हूँ SQL कनेक्शन क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना दो। तो उसने एक इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से ये होगा कि कौन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देगा, जो किसकी तरह, SQL कनेक्शन क्लास की तरह। यानी SQL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा कौन। अब जब कनेक्शन होता है तो कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कनेक्शन का मतलब कनेक्ट करना। अगर मैं आपको ऐसे ही बोलता हूँ कनेक्शन, तो कनेक्शन मतलब आपके दिमाग में सीधा आएगा कि कहीं ना कहीं से कनेक्शन की बात कर रहे हैं सर। कनेक्शन फॉर टीवी से कनेक्शन करना, कनेक्शन फॉर लाइक मेरे मोबाइल जो है वो चार्जर से कनेक्ट करना, कनेक्शन फॉर लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करना। तो कनेक्शन का मतलब होता है कहीं से कनेक्ट करना। तो यहाँ भी कनेक्शन का मतलब किससे है, डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो जब मैं डेटाबेस से कनेक्ट करूँगा तो मुझे चाहिए कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना। तो जब मैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करूँगा तो मुझे यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। सबसे पहला सर्वर का नाम, उस सर्वर के अंदर डेटाबेस का नाम, और उस सर्वर के अंदर में एंटर करने की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो जो 3 इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो मैंने आपको जो पहले स्टेप में बताया था उस वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, तो आप देखो जब यहाँ पे आते हो, अपने पेज पे आते हो, तो यहाँ पे देखो आपके पास में सर्वर एक्सप्लोरर है। सर्वर एक्सप्लोरर पे मैंने ऑलरेडी कनेक्टिविटी करी थी, है ना। अगर आपने कनेक्टिविटी नहीं करी थी तो दोबारा से कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी करने के बाद आपको जो एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिससे आप थ्रू आप यहाँ पे अपने सर्वर से कनेक्टेड हो।
तो अब क्या करो, इस पर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में चले जाओ। जब आप प्रॉपर्टी में जाते हो तो देखो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग दिख रहा है ना। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे कंट्रोल ए करो और कंट्रोल सी कर लो। तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग में पूरा का पूरा पाथ लिखा हुआ है। आप वापस अपने CS पेज पे आओ और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में उसको पेस्ट कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहला क्या मिला, डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नाम। सर्वर का नाम वही लेनोवो जो मेरे लैपटॉप का नाम था वो। तो यहाँ पे देखो सिंगल स्लैश आ रहा है और नीचे एक एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है कि या तो एक और बैकस्लैश यहाँ पे यूज़ करो, क्योंकि वो वहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्टरी में था, यहाँ इनडायरेक्ट डायरेक्टरी है। यहाँ पे 2 डायरेक्टरी आ गई ना, इसीलिए यहाँ पे डबल डायरेक्टरी यूज़ कर सकते हो। और इसको अगर नहीं डालते हो तो सबसे पहले यहाँ पे @ यूज़ कर सकते हो। तो @ जो है वो एड्रेस को डिनोट करता है, तो आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके 2 तरीके हैं, या तो पहले @ लगा दो या डबल स्लैश लगा दो। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नाम। सर्वर का नाम वो वही है जो मैंने यहाँ पे एस्को सर्वर में डाला था। जो एस्को सर्वर में फाइल में जाके मैंने जब क्लिक किया था ब्राउज, तो ये सर्वर का नाम था, वो वही सर्वर का नाम है। इस सर्वर में जो डेटाबेस का नाम था यूज़र रजिस्ट्रेशन, वो डेटाबेस का नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग बोल सकते हो, या इसकी जगह पे आप सीधा का सीधा अगर आप चाहो तो डेटाबेस भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे चलो लिख दिया डेटाबेस। उसके बाद आप इनिशियल कैटलॉग पे भी चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद होता है तीसरी इन्फॉर्मेशन, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, देयर इज़ नो यूज़र ID पासवर्ड। आपको एसक्यूएल सर्वर में लॉगिन करने के लिए कोई यूज़र ID पासवर्ड नहीं चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये सारा का सारा जो था पैरामीटर आपने किस में पास कर दिया, कॉन के अंदर। ये जो आपने जो पैरामीटर आपके 3 थे, तीनों को आपने कॉन में पास कर दिया। और फाइनली क्या करोगे, कॉन डॉट ओपन करोगे तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा, और कॉन डॉट क्लोज करोगे तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन तो मैंने इस्टेब्लिश कर लिया। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद मुझे क्वेरी भी तो लिखनी है। क्वेरी कौन सी लिखनी है, इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे लिखने के लिए। आपने यहाँ पे लिखा था ना इंसर्ट की कोडिंग, ये वाली। तो इंसर्ट की कोडिंग भी तो वहाँ लिखनी पड़ेगी। तो इंसर्ट की कोडिंग के लिए मुझे कमांड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ तो डायरेक्ट लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखने के लिए कमांड लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कनेक्शन को कॉल करने के लिए कनेक्शन का कमांड लिया, उसी तरह से एसक्यूएल कमांड भी मैं लूँगा उसको पास करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्वेरी लिखता हूँ। क्वेरी के लिए एक ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, स्ट्रिंग QUERY क्वेरी, एक स्ट्रिंग क्वेरी के नाम से क्वेरी और एक स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया। डबल कोट्स के अंदर में मैं यहाँ पे क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। कौन सी क्वेरी, वही इंसर्ट वाली। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, user_reg रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मुझे क्या डालना था, वैल्यूज़। अब मैंने वहाँ जो वैल्यूज़ डाले थे वो सीधा सीधा वैल्यूज डाले थे सिंगल कोड में, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो किसके थ्रू जा रही हैं, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जा रही हैं। इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जा रही हैं। टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे क्या है, TXT ईमेल ID, TXT पासवर्ड, TXT नेम और मोबाइल। तो ये इसके थ्रू पास हो रही हैं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा हर बारी उसी के लिए। तो मुझे सबसे पहले सिंगल कोड डबल कोड लिखना होगा। सिंगल कोड डबल कोड जो है रिप्रेजेंट करता है बैकएंड के उस कॉलम को, प्लस इसके बाद वो जो वैल्यू है वो किसके साथ कॉन्कैटिनेट हो रही है, तो TXT ईमेल ID के साथ हो रही है, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है। और उसके टेक्स्ट से मुझे वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो मैं लिखूँगा डॉट टेक्स्ट और साथ में लिखूँगा प्लस फिर डबल कोड सिंगल कोड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये जो सिंगल कोड है, सिंगल कोड डबल कोड है, ये इस बैकएंड के कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैकएंड के कॉलम मतलब ये वाला, इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल कोड डबल कोड्स। ठीक है, और जो प्लस का साइन है, प्लस का मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेट करना, जोड़ना। ये किसके जोड़ रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को जोड़ रहा है, प्लस उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू के साथ जोड़ रहा है। तो अगेन प्लस का साइन देंगे और लिखेंगे डबल कोड सिंगल कोड, यानी बैकएंड के उस कॉलम की वैल्यू को फ्रंट एंड के इस वैल्यू के साथ में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये एक सिंटैक्स है, इसको आपको याद रखना होगा। सिंगल कोड डबल कोड से स्टार्ट होगा, डबल कोड सिंगल कोड पे खत्म होगा। और उसके बाद हम इसी के बाद यहाँ पे अगेन कॉमा लगाएंगे, उसी को फिर रिपीट करेंगे। सिंगल कोड डबल कोड्स प्लस दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, TXT पासवर्ड। तो लिखेंगे TXT पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट भेजना है ना मुझे, तो इसीलिए लिखेंगे डॉट टेक्स्ट प्लस अगेन डबल कोड सिंगल कोड, फिर कॉमा आ जाएगा। ठीक है ना, फिर कॉमा आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे सिंगल कोड डबल कोड्स प्लस TXT नेम
डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है। फिर अगेन फिर कॉमा आ गया, फिर सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस TXT मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट। तो ये बेसिकली जो आपने लिखा ये पूरा सिंटैक्स हो गया। और फाइनली डबल कोट्स जो है वो बाहर में बाद में बंद हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने ये डबल कोट्स यहाँ पे लिया था, ये वाला डबल कोट्स लिया था, उसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। जो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लिया था, इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और उसके बाद इस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका क्वेरी आपने बना ली। यही सेम क्वेरीज आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसका सिंटैक्स आपको ध्यान रखना है। अभी जो क्वेरी है, इस क्वेरी को पास करने के लिए, इसको रन कराने के लिए मुझे कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कमांड के लिए मुझे क्या करना होगा, SQL कमांड का ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा SQL कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। अभी क्या कर रहा है, जो SQL कमांड है वो क्लास का नाम है। SQL कमांड जो है वो एक क्लास का नाम है, जो कि किससे ड्राइव होके आया है, वो आया है इस क्लास से ड्राइव होके। इस क्लास से ये भी ड्राइव हुआ है और ये भी ड्राइव हुआ है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका, जो कमांड, पहले तो कनेक्शन कराओगे फिर तो कमांड एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पे SQL कमांड एक क्लास है जिसका एक हमने यूज़र डिफाइंड टाइप ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है CMD, और उसके अंदर में मेमोरी एलोकेट कर दिया, उसके लिए एक मेमोरी का एलोकेशन हमने कर दिया। अब जिसके अंदर ये जो कमांड है इसके अंदर पैरामीटर जाएगा, कमांड है तो इसके अंदर में कमांड भी तो जाएगा ना। तो ये जो ब्रैकेट है, हाँ बोलो। न्यू कमांड को रिपीट कर देंगे सर। न्यू का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट। देखो यहाँ पे भी मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू कीवर्ड से, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू कीवर्ड से, और यहाँ पे भी देखो ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू कीवर्ड से। न्यू एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, जो कि उस क्लास के लिए एक नया मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, ठीक है। मतलब एक जो हमने यूज़ करना है, ऑलरेडी ये क्लास है, यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा इस क्लास के लिए। मतलब इस क्लास के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा, जिसके अंदर मैं वैल्यू कौन सा भेजना चाह रहा हूँ, ये वाली क्वेरी वाली। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिखूँगा, सीधा मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेरी। तो मेरी जो क्वेरी है वो इस क्लास के अंदर पास होगी, कॉमा। लेकिन जो ये क्वेरी है, इस क्वेरी से मुझे ये पता चलेगा क्या कि क्वेरी के अंदर में ये कौन से डेटाबेस में जा रही है। क्योंकि देखो मैंने इंसर्ट की जो क्वेरी लिखी है इसके अंदर में कहीं मैंने ये मेंशन किया है कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, नहीं किया है, नहीं किया है ना। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे बताना होगा कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या है। तो डेटाबेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, यहाँ कौन के अंदर ही तो पूरा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट गया है ना। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा कौन, यहाँ लिखूँगा कौन, ओनली कौन लिख दूँगा। तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट चला पास हो जाएगा, यानी कि ये बताएगा कि आपका ये जो क्वेरी है वो इस डेटाबेस को परफॉर्म कराएगी। देखो SQL कनेक्शन लिखा हुआ आ गया आपको। अब मुझे क्या करना है, इस कमांड को रन कराना है। तो रन कराने से पहले मुझे कनेक्शन को ओपन करना होगा। तो मैं लिखूँगा कॉन डॉट ओपन, तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं इस कमांड को रन कराऊँगा। तो इसको हम इस कमांड को रन कराते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब देखो यहाँ पे एक होता है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एक होता है एग्जीक्यूट रीडर। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो SQL के 4 कमांड कौन कौन से, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। तो अब इसमें जो देखो 2 तरह के कमांड होते हैं, एक DML कमांड होता है, एक DDL कमांड होता है। तो DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किस में होगा, जब आप इंसर्ट करोगे तो मैनिपुलेट होगा, अपडेट करोगे तो मैनिपुलेट होगा, डिलीट करोगे तो मैनिपुलेट होगा। तो इन तीनों में आपको यूज़ करना है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये ध्यान रखना है। तो जब भी आपका स्टेटमेंट हो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो उस केस में आपको जो स्टेटमेंट यूज़ करना है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करता है, रिटर्न करता है अफेक्टेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को। तो जहाँ पे अफेक्टेड होगा तभी रिटर्न करेगा। और एक होता है एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, सिर्फ सेलेक्ट कराएगा। जब सेलेक्ट लिखोगे ना यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर आएगा, सिर्फ वो रीड का काम करेगा, रीड एंड फॉरवर्ड ओनली। लेकिन एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करेगा, ये अफेक्टेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को रिटर्न करेगा। तो जहाँ पे अफेक्टेड होगा तो आपका जहाँ पे DML स्टेटमेंट होगा, ये DML स्टेटमेंट है,
डिलीट भी DML स्टेटमेंट है, अपडेट भी DML स्टेटमेंट है। तो जब भी DML स्टेटमेंट होगा वेदर यू हैव यूज्ड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है। उसके बाद फाइनली मेरा हो चुका है काम। मैं फाइनली ओपन कनेक्शन को वापस क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार कनेक्शन ओपन किया था। जब मेरा ये वर्क हो गया एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने क्लोज़ कर दिया। अनक्लोज़ करने के बाद मैं चाहता हूँ कि पेज पे ही मेरी एक मैसेज मेरा आ जाए लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से कि मेरा डेटा सेव हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ response.write डेटा सेव्ड डेटा, या आप चाहो तो मैसेज बॉक्स में भी दे सकते हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिलहाल अभी छोटा सा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डेटा सेव्ड इस तरह से मैसेज भी दे सकते हो, और आप चाहो तो उसको एक लेबल में भी मैसेज को दिखा सकते हो डेटा सेव का। तो देखो अब मैं इसको पहले एक बार टेस्ट करके देखते हैं, इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ मैं। अब देखते हैं कि मेरी वैल्यू है डेटाबेस में जो मैं यहाँ से डालूंगा वो मेरे डेटाबेस में सेव होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे मैं कोई एक ईमेल आईडी डालता हूँ लाइक c@gmail.com, ठीक है, क्योंकि ए के नाम से वैल्यू थी तो मैं नहीं ले सकता हूँ दोबारा। मैंने पासवर्ड 123 डाल दिया, मैंने नेम डाल दिया अजीत, एंड द मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे 8742996464, ठीक है। और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक मैसेज आया डेटा सेव, यानी कि जो मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे डाली थी वो डेटाबेस में सेव हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी चलाता हूँ, ये मेरी सेलेक्ट की क्वेरी है, इसको मैं सेलेक्ट करके मैं इसे रन कराता हूँ, तो मैं देखूँगा कि मेरे पास में डेटाबेस में एक और रो इंसर्ट हो गया सी के नाम से, c@gmail.com 123 अजीत और मेरा मोबाइल नंबर। तो दिस इज़ अ कोड थ्रू विच वी कैन इंसर्ट द वैल्यू फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। ये मेरा फ्रंट एंड है और ये मेरा बैक एंड है। यहाँ फ्रंट एंड से लेके मैंने बैक एंड में वैल्यू आपको स्टोर करके दिखाई है आज की इस एप्लीकेशन में। पहले हम लोगों ने बैक एंड के थ्रू ही मैंने यूज़ किया स्टेटमेंट को, और इसी स्टेटमेंट को फिर हम लोगों ने फ्रंट एंड के थ्रू यूज़ करके वैल्यू को स्टोर कराया है। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ और आप इसको एक बार पूरी तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड रिवाइज़ करोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले यहाँ तक पूरा कर लोगे जो मैंने आपको अभी कराया है ना, क्योंकि इसमें एक डेटाबेस कनेक्शन भी एक अपने आप में एक अलग से ऑपरेशन है, फिर एक इंसर्ट का एक ऑपरेशन है, और जो एसक्यूएल सर्वर का टेबल है वो भी एक ऑपरेशन है। तो देखा जाए तो 3 से 4 फेजेस हैं आपके पास में भी करने के लिए। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, पूरा का पूरा एक अपने आप बना के देखिए, प्रैक्टिस करिए। कहीं प्रॉब्लम होती है तो मेरे को आप क्वेरी शेयर करिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिलीट भी करेंगे परफॉर्म, अपडेट भी परफॉर्म कराएंगे, सेलेक्ट भी परफॉर्म कराएंगे, यानी कि इसके अलावा 3 और स्टेटमेंट मेरे पास हैं, वो भी हम इस पेज पे परफॉर्म करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इसमें से कुछ पूछना है आपको, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप इसको एक बार रिवाइज़ करके अब बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। एक्चुअली सर थोड़ा सा इसको अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ, मैं इसको